तो गाइडेड सोल, फिलहाल हम इसको गाइडेड सोल ही कह रहे हैं। आप सब लोग करेंगे एंड आप में से बहुत सारे लोगों को हम सर्टिफाई करेंगे। द फर्स्ट राउंड 9-10 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है। आप सभी को हम लोग एक दो रिव्यू के बाद सर्टिफाई करेंगे एंड यू विल टेक दिस सेशन। सो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो अभी अप्रैल में 8-10 सेशन हम करेंगे, बट कमिंग इन फ्यू डेज मई जून तक हमारी कोशिश होगी एटलीस्ट 20-25 लोग हमारे लीडरशिप में से रेडी हो जाएं जो प्रोग्राम को कर पाएंगे। एंटी एजिंग की कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आज के टाइम में। नॉट ओनली आज का टाइम पे, कई साल पहले से ही एंटी एजिंग में स्किन केयर की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल होती है। आज भी आप देखेंगे जो स्किन केयर रेंज है उसमें एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है। एंटी एजिंग अभी रिसेंटली हमने न्यूट्रिशन सेगमेंट में भी ग्लोबली इसके ऊपर में चर्चा होती हुई, डिस्कस होती है, बातचीत होती है देखा है। कुछ साल पहले तक एजिंग को हम नेचुरल प्रोसेस मानते थे और इसको होना ही है, यानी हमें बूढ़ा होना ही पड़ेगा और बुढ़ापे के साथ जो बीमारियां आती है वो कंपल्शन है। हम 60-70 में बूढ़े हो जाएंगे, हार्ट की बीमारी होगी, जॉइंट्स कमजोर हो जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी, मेमोरीज लॉस होंगे, यानी सारे प्रॉब्लम 60-70 में आना ही है। इट वाज ए कॉन्सेप्ट, इट वाज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग टिल फ्यू इयर्स बैक। लेकिन अभी मेडिकल साइंस ने पता लगाया, और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, देश के दुनिया के हर अलग अलग देश के लोग अलग अलग टाइम पे बूढ़े होते हैं। कुछ देशों में लोग 50 में बूढ़े होते हैं, कहीं कहीं पे लोग 70 में भी बूढ़े नहीं होते। अगर एजिंग कंपल्शन होता तो 8-10 साल के गैप के अंदर में सारे लोगों को बूढ़ा हो जाना चाहिए था। अब हमारे देश में देख लो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 70-80 साल में भी बहुत फिट एंड फाइन रहता है। यानी एजिंग इंडिविजुअल ज्योग्राफिक लोगों की हैबिट के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो बहुत सारे रिसर्चेस के बाद पता चला कि एजिंग कंपल्शन नहीं है, इट्स अ डिजीज। ये अच्छी बात है कि बुढ़ापा बीमारी है, इसलिए अच्छी बात है कि हर बीमारी का इलाज है। सो अगर बुढ़ापा बीमारी है तो उसका इलाज मेडिकल साइंस ने, साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला। सो इट्स ए गुड साइन कि हम एजिंग को डिजीज के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी दे सकते हैं। अब इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, अब 2 आइडेंटिकल ट्विंस को ले लो। जैसे हम विवेक जी, कृष्णा जी की बात कर सकते हैं यहाँ पे। आप दोनों की एज डिफरेंस कितने मिनट्स की है विवेक जी? मिनट नहीं, 8 आवर्स की है। 8 घंटे की डिफरेंस है, आइडेंटिकल ट्विंस ऑलमोस्ट। अभी भी बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं चलेगा कौन विवेक जी है कौन कृष्णा जी है। मुझे लगता है 8-10 साल पहले तो और ज्यादा सिमिलरिटीज होंगे। तो आज के टाइम हाँ में जी। क्या आपको लगता है कि आप दोनों को हमेशा एक जैसा बीमारी होती है या फिर अलग अलग होती है? ऑलमोस्ट। जब बचपन में आप लोग जब छोटे थे, साथ में रहते थे, आप देखोगे बीमारी होना, हेल्थ, सारे जो लक्षण थे वो सिमिलर थे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दोनों के बहुत सारी चीजें बदलने लगती है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा भी होता है कि दोनों के हेल्थ भी अलग अलग दिखते हैं। हम जैसे जैसे 50-60 के आसपास में पहुंचेंगे, दोनों के बॉडीज के फंक्शन, सिम्टम्स, अगर डिजीज हुई वो भी अलग अलग होती है। अब देखोगे सारे ट्विंस जो एक दिन में पैदा होते हैं, सारे ट्विंस एक दिन एक टाइम में मरते नहीं है। दे डाई ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट डिफरेंट डेट्स, क्योंकि उनके बॉडी के सिम्टम्स, बॉडी की ग्रोथ, बॉडी के इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सेस, फंक्शन सब अलग अलग होता है। हर एक इंडिविजुअल का डीएनए सिग्नेचर अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल का फंक्शंस का एक अलग ही पैटर्न होता है। उसी हिसाब से हर एक इंडिविजुअल की बॉडी में बुढ़ापा, एजिंग, ये सारी चीजें अलग अलग होती है। अब जितने भी ट्विंस को जानते होंगे, क्या सारे ट्विंस एक डे पे उनकी डेथ होती है? नो। सारे ट्विंस की बीमारियां सिमिलर होती है? नो। कुछ ट्विंस में बहुत खतरनाक बीमारियां होती है, किसी एक में, दूसरे में नहीं होती है। सो एजिंग को बहुत आसानी से हम डिजीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। वी हैव ए सॉल्यूशन फॉर दैट। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसमें एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। आप देखोगे इंडिया की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज के टाइम में वो 72.24 है। 1950s में वो 40 साल के आसपास में थी, 1980s में वो 50 के आसपास में थी। यानी आज के टाइम में हम ज्यादा जी रहे हैं।
ज्यादा जीते हैं, 20 साल 1950 के हिसाब से हम लोग 20 से 30 साल ज्यादा जीते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा कमजोर हो गई है। जैसे पहले लोग भले ही शॉर्ट टाइम जीते थे और उनको कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा होती थी, डिसेंट्री, डायरिया, कॉलेरा, इस तरह की बीमारियां ज्यादा होती थी, लेकिन आज के टाइम में वो बीमारी पे हमने काबू कर लिया। लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ कमजोर हो गई है। डायबिटीज से आपके खाना पीना मूवमेंट्स सारे कुछ रेस्ट्रिक्शन पे हो जाते हैं। हार्ट की बीमारी के वजह से आपको सारी चीजों को ध्यान से करना होता है। जॉइंट्स की प्रॉब्लम की वजह से मूवमेंट रुक जाती है। तो आज भले हमने अपने आयु को लंबा कर लिया, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी बैड। आखिर के 20 साल लोग हॉस्पिटल मेडिसिन ट्रीटमेंट पे बिताते हैं। ऐसे में आप कंपेयर करो दुनिया के दूसरे देशों के साथ, हांगकांग में 85 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हमसे करीब अराउंड 7 साल ज्यादा। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे 80, 85, 90 तक के लोग बहुत हेल्दी, फिट एंड फाइन जीते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है जापान। यहाँ के लोग, बहुत सारे ऐसे भी जगह है जापान में जहाँ पे 100 साल में भी लोग फिटनेस मेंटेन करते हैं। उनकी डेथ 90, 100 या फिर उसके बाद होती है। सो हर एक देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग अलग है। कुछ देशों का जैसे हम आप बीच में कह रहे हो देखोगे, उनका जो एक्सपेक्टेंसी है इंडिया से कितना साल ज्यादा है। जैसे हांगकांग के लोग हमसे 13 साल ज्यादा जीते हैं, चाइना के लोग 5 साल ज्यादा जीते हैं। ये जितने भी लोग ज्यादा जीते हैं, या ज्यादातर कंट्रीज में आप देखोगे, उनके लाइफस्टाइल, उनके हैबिट्स हमसे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नेचुरल है, थोड़ा सा वो स्वस्थ की तरफ ध्यान देते हैं। हेल्थ के बारे में उनके पास अवेयरनेस भी ज्यादा है। सो अवेयरनेस से, थोड़ा सा केयरफुल होने से, फिटनेस की ध्यान होने से, फूड हैबिट में थोड़ा सा बदलाव लाने से हम इजीली अपने लाइफ को बेहतर और एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। इस वक्त हमारे देश में जिस एज ग्रुप के पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वो है 15 से लेकर 30 तक का, 15 टू 30, 15 टू 35। हाईएस्ट पॉपुलेशन इस एज ग्रुप में होती है, और ये गुड साइन है, क्योंकि ये देश का ग्रोथ, डेवलपमेंट इस पे कंट्रीब्यूट करती है। ये सबसे वर्किंग, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा फिटनेस वाले लोग हैं, जो देश की तरक्की में, समाज की ग्रोथ में, फैमिलीज को देखभाल करने में इस एज के पॉपुलेशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। उसके बाद लोगों की शरीर कमजोर होने लगता है, बीमार होने लगती है। ये 2023, 24 की, 25 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है, बहुत जल्द, यानी इन अनदर 15 ईयर्स, 15-20 साल, 20 साल के आसपास में आप देखोगे, जिस एज ग्रुप की पॉपुलेशन हमारे बीच में सबसे ज्यादा होगी वो होगी 35 टू 60। और ये इनडायरेक्टली अगर बोले तो एक तरह का बोझ होगा, क्योंकि 60 के आसपास में आज के टाइम पे आप देखो कितने लोग हैं जो 60 के एज रेंज में बहुत फिटनेस या फिर बहुत फिट एंड फाइन है। बहुत कम। ज्यादातर लोग बीमार हो जाते हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस होती है, मोटापा हो जाता है, 1-2 हार्ट की सर्जरीज हो जाती है, जब 5-6 गोलियां लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, हॉस्पिटल में लगातार उनको जाना पड़ता है। सो दिस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी इन अनदर 20-25 ईयर्स। सो वो एक तरह से बोझ है हमारे देश पे। आई डोंट मीन टू से कि ये बुरी बात है, बट ये होने वाला है। एंड वी आर नॉट टू ब्लेम एनी इंडिविजुअल, बट इन जनरल उस एज कैटेगरी के लोग हमारे देश में सबसे ज्यादा होंगे। और आज का जो पैटर्न है, आज इंडिया ऑलमोस्ट सारे लाइफस्टाइल डिजीज का कैपिटल है। डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर। अगर इसी हिसाब से हम लोग चलते रहें तो 60 के पॉपुलेशन में हर एक इंसान में, 60 के एज में ज्यादातर लोगों में इन बीमारियों में से 1 या 2 बीमारी पाई जाएंगी। और अगर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं 15-20 साल के बाद, 25 साल के बाद। अगर इसको बदलना है, रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो आज से हमें तैयारी शुरू करनी होगी। और उसका पहला स्टेप होगा कि हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि 60 के एज में हम बीमार ना हो। 60-50 क्रॉस करने के बाद भी हम अपने फिटनेस को ध्यान दें। 60 के आसपास में हम अपने शुगर को, ब्लड प्रेशर को काबू में रखें।
लिपिड प्रोफाइल को काबू में रखें। और ये लगेगा 15, 20, 25 साल अवेयरनेस फैलाने में लगेगा। जब तक हम ये अवेयरनेस को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, जिस पैटर्न से हमारी पॉपुलेशन बुढ़ापे पे जा रही है, बीमारियां हो रही है, उसी हिसाब से कंटिन्यू करेगी। सो इंडिया बहुत तेजी से एक जेरेट्रिक का मतलब बुढ़ापा, बहुत तेजी से बुढ़ापे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। एक हल्का सा डिफरेंस 30 साल पहले की एक इंसान से और आज के एक इंसान से हम कंपेयर करेंगे। अब 30 साल पहले की एक 40 साल के इंसान के साथ आज के टाइम का 40 साल के इंसान को अगर आप कंपेयर करोगे, तो आज के टाइम में लोगों को ब्रेन की प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, छोटे छोटे चीज़ों को भूलने लगते हैं, याद नहीं रहता, कमज़ोर हो जाते हैं मेमोरीज, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ब्रेन में छोटे मोटे इश्यूज आना शुरू होते हैं, पेन्स एक्सेट्रा। लाइकवाइज स्किन में रिंकल्स, लूज होना, बीमारियां होना, स्पॉट्स आना, हार्ट की प्रॉब्लम की तो बात ही नहीं करते। इंडिया में 20-22 साल से हार्ट की प्रॉब्लम देखा गया है। 25 के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाती है। लिपिड प्रोफाइल ज़्यादातर लोगों का 40 के आसपास में थोड़ा सा इलेवेटेड रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ रहता है, ब्लॉकेज कॉमन हो जाती है। सो ये सारे ऑर्गन्स में आपको बीमारियां दिखेंगी। फैटी लिवर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, सिरोसिस, हेपेटोमेगाली, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। 40 के आसपास में ऐसे भी हो जाता है कि लोग अगर एक टाइम पे बहुत अच्छे से खाना खाते तो दूसरे वक्त तक उनको भूख ही नहीं लगती, या फिर डाइजेस्ट नहीं होती, या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ये बहुत कॉमन हो गई है। एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ये जो सारी बीमारियां हैं, अब 30-40 साल पहले एक 40 साल के नौजवान में आपको नहीं दिखता था। तो एक बहुत बैड साइन है कि आज के टाइम में 40 साल में वी आर लोडेड विथ बर्डन्स ऑफ डिजीज। और आम भाषा में हम कह सकते हैं कि हम बहुत जल्दी बूढ़े होने वाले एज में पहुंच चुके हैं। आप देखोगे, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। पहले बालों का सफेद होने का मतलब बूढ़ा माना जाता था। क्या हम आजकल बालों को सफेद होने को बूढ़ा मानते हैं? नहीं मानते, क्योंकि ये बहुत जल्दी सफेद होते हैं। तो हमने इसको हटा दिया लिस्ट में से। हमें लगता है कि बाल तो सफेद हो ही जाते हैं, हेयर्स विल बी ग्रे बाय 30, 25, 30, 35, और इसको बुढ़ापा के लिस्ट में से हटा दिया गया। लेकिन ये बुढ़ापा का ही निशानी है। आप स्किन को देखो, एनर्जी लेवल को देखो, थक जाना देखो, मेटाबॉलिक रेट हम देखेंगे, तो 40 साल में लगभग हमारा बॉडी की जो रफ्तार है, काम करने का जो क्षमता है, इम्यून सिस्टम का जो कैपेसिटी है, बॉडी को जो हार्डवर्क करने का, स्ट्रेस को हैंडल करने का जो कैपेसिटी है, ऑलमोस्ट कम हो जाती है। पहले ऐसा भी होता था 60 इयर्स में भी बहुत सारे जेंट्स दे वुड बिकम फादर। 60 साल के बाद भी बहुत सारे जेंट्स फादर बनते थे। आजकल के टाइम में 40 में इनफर्टिलिटी चैलेंजेस आ जाती हैं। सो वाकई में हम लोग बहुत फास्ट एजिंग एरा में हैं। और फास्ट एजिंग का मतलब ये नहीं कि हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। फास्ट एजिंग का मतलब बुढ़ापे के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स कमजोर और खतरनाक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में जा रही है। इसका काफी सारे रीजंस हैं। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से अगर हम इसको समझेंगे, पहला रीजन है अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल। आप सभी को पता होगा, हमारा बॉडी का एक खुद का घड़ी है, वो एक टाइम को मेंटेन करके चलता, उसका एक रिदम है, उसको सर्केडियन रिदम कहा जाता है। यानी अगर हम 24 घंटे को दिन रात में अलग अलग हिसाब से देखें, तो बॉडी का जो मेन फंक्शन है सुबह से लेकर शाम तक, ये आपको ढेर सारा एनर्जी बना के देगी, आपकी जरूरत के बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स बना के देगी, ताकि आप मूवमेंट करो, काम करो, खाने को डाइजेस्ट करो, स्ट्रेस को हैंडल कर पाओ। और इस पूरे प्रोसेस में दिन के दौरान आपके बॉडी में बहुत सारे वेयर एंड टियर एंड डैमेजेस होती हैं। जैसे आप लगातार 6 महीना अपने मोटरसाइकिल गाड़ी को चलाते हैं, फिर सर्विसिंग कराते हैं, तो बहुत सारे छोटे मोटे डैमेजेस होते हैं, आप उसको ठीक कराते हैं। सो पूरे दिन जब हम बॉडी को मेहनत कराते हैं, उसमें डैमेजेस होती, वेयर एंड टियर होती है। सो दिन भर का काम खत्म होने के बाद रात में बॉडी के सारे ऑर्गन्स को रेस्ट चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। रात में उनके ऊपर में कोई वर्कलोड नहीं देना चाहिए, क्योंकि रात को बॉडी अपने आप को रिपेयरिंग करेगी। 12 घंटा लिवर ने आपके लिए क्या कुछ नहीं डाइजेस्ट किया, क्या कुछ नहीं मेटाबोलाइज किया, कितनी सारी चीजों को जोड़ा, कितनी सारी चीजों को तोड़ा, कितनी सारी चीजों को बॉडी से बाहर निकाला।
12 आवर नॉन स्टॉप लिवर ने हमारे लिए मेहनत की। सो रात के टाइम में लिवर अपने आप को रिपेयर करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। लाइकवाइज ब्रेन, हार्ट मिनिमम लोड पे जाएगा ताकि ब्लड पंप करने का लोड कम हो जाए, ब्रेन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई को थोड़ा सा कम कर पाए, न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स और साइनेप्स को थोड़ा सा राहत मिले। सो पूरा बॉडी रात को रेस्टिंग में चली जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन, वेयर एंड टेयर की रिपेयरिंग, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन हमने सुबह का ब्रेकफास्ट 11 बजे किया, लंच हमने शाम को 4 बजे किया, डिनर हमने रात को 11 बजे किया, जबकि पूरा स्टोमक रात को 10 बजे तक खाली हो जाना चाहिए था ताकि लिवर फ्री हो जाए। अब लिवर रात को 2 बजे तक आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स को डाइजेस्ट कराने में लगी रहती है, यानी लिवर के पास रेस्टिंग टाइम ही नहीं बचा। जस्ट कंपेयर, हम अपने बच्चों को पूरा दिन स्कूल भेजते हैं, पूरा रात दूसरे एक्टिविटीज में लगाते हैं, वो 7 दिन में थक के सो जाएगा। सो जस्ट लाइक दैट हमारे ऑर्गन्स ओवरलोडेड है, और जहां में इसको काम करना चाहिए था आधा दिन वो उसके पास कोई काम नहीं है, और उसका कामकाज शुरू होता है आफ्टरनून से एंड मिडनाइट तक। सो ये एक बहुत ही अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल रूटीन हमने फॉलो किया। जो नेचुरल प्रोसेस है, सनलाइट जब तक है तब तक बॉडी काम करेगी, जब मूनलाइट आती है बॉडी रेस्टिंग में जाएगी। सो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये हमने फॉलो नहीं किया, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन। हमारे जो खाने का प्लेट है उसमें 7 अलग अलग कलर्स का खाना होना चाहिए। पहले व्हाइट में मिल्क, राइस नहीं आता, उसमें दूध आता है, अंडा आता है। दूसरा है ब्राउन या रेड, ब्राउन ही ले लेते हैं जनरली। ब्राउन में आते हैं होल ग्रेन, होल कार्बोहाइड्रेट, अनपॉलिश्ड राइस, अनपॉलिश्ड व्हीट एक्सेट्रा। तीसरा आता है येलो एंड ऑरेंज, तीसरा एंड चौथा, ये है फ्रूट्स। पांचवा आता है वायलेट, ये है सलाद। छठा आता है ग्रीन्स, ये आपके वेजिटेबल्स। सातवां आता है रेड, ये है आपके प्रोटीन या फिर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस। ये 7 कलर का खाना अगर हमने खाया, आप कह सकते हो कि हमने बैलेंस फूड खाए। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, हम अपने प्लेट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा 50%, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स, सलाद और कम से कम 3-4 अलग अलग तरह का फ्रूट्स। बाकी बचा 50% को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा अनपॉलिश्ड कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हिस्सा हेल्दी प्रोटीन। हेल्दी प्रोटीन में आपके दाल आएंगे, मिक्स दाल, सोयाबीन आ सकते हैं, पनीर आ सकता है, नॉन वेजिटेरियन फूड आ सकती है, एटसेट्रा। और इसके साथ एनफ क्वांटिटी ऑफ गुड फैट एंड वाटर, दूध भी आ सकता है। इस प्लेट को हम लोग अगर 3 बार लिया, सुबह वाला साइज सबसे बड़ा होगा, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। दोपहर का थोड़ा सा छोटा होगा, लंच लाइक ए बेगर, भिखारी की तरह लंच। डिनर का एकदम छोटा होगा, लाइक ए माइजर। तो हमने बैलेंस न्यूट्रिशन लिया। मेरा मानना है आज के टाइम में ज्यादातर लोग बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेते। हम स्वाद के हिसाब से, पसंद के हिसाब से, पेट भरने के हिसाब से खाना खाते हैं। इमेजिन कीजिए, हमारे शरीर को रोज 40 अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। और ग्रोइंग चिल्ड्रन को 60 अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए। इसको पूरा करने के लिए हमारा फूड प्लेट बैलेंस्ड होना चाहिए, जो हम नहीं खाते। रीजन स्वाद, या फिर हमें सब्जी सलाद पसंद नहीं है, या फिर हमारे पास वो अवेयरनेस नहीं है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ओबेसिटी। आज के टाइम में मैं बात करता हूँ, कुछ साल पहले तक की बात करता हूँ, आज के टाइम में ज्यादा है कि इंडिया का 50% चिल्ड्रन मेलनरिश्ड है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का शिकार है। और ये मेलनरिश्ड बच्चे सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों के घर पे नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, टीचर सबके घर में है, क्योंकि न्यूट्रिशन का ध्यान हम लोग सीरियसली आज भी नहीं देते। सो अनबैलेंस न्यूट्रिशन चाइल्डहुड से शुरू होती है और हर एक स्टेज में, और ये न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट लाइफ के अलग अलग स्टेज में कभी कभी ज्यादा होती है। जैसे ग्रोइंग चिल्ड्रन को
हमेशा प्रोटीन, ओमेगा फैटी एसिड, आयरन, प्रोटीन ज्यादा देना चाहिए जो हम नहीं देते। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान महिला को बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन, प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड खिलाना चाहिए। ओल्ड एज में कैल्शियम और प्रोटीन डाइट और विटामिन डाइट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसको भी हमने कॉमन डाइट में डाल दिया है। सो हमारे देश में हर एक स्टेज में और ऑन एन एवरेज हमारा न्यूट्रिशन जो है बैलेंस नहीं है। और अगर आप कोशिश भी करते हैं कि आप अपनी न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करें, आप फ्रूट्स लेते हैं, सलाद लेते हैं, सब्जी लेते हैं, वो भी अडल्ट्रेटेड है। आप चाह के भी इंडिया में वो फूड को प्रोक्योर नहीं कर सकते। आप एप्पल से अपने आयरन और विटामिन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं, उसमें बीटा एल्ड्रिन स्प्रे किया हुआ है जिससे ब्लड कैंसर होती है। सारे सब्जियों को आर्टिफिशियली ग्रो किया गया, आई मीन सिंथेटिक पेस्टिसाइड, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, उसमें हमने केमिकल स्प्रे किए, उसमें हार्मोन के इंजेक्शंस डाले गए। सो अगर आप चाहो तब भी आप अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को नेचुरली पूरा नहीं कर सकते। कुछ साल की पहले की बात है, 2-4 साल पहले की, साउथ इंडियन फ्रूट्स और दिल्ली की फ्रूट्स में 25 to 30% न्यूट्रिशन डिफरेंस मिला। साउथ की फ्रूट्स में विटामिन ज्यादा मिला, दिल्ली की फ्रूट्स में विटामिन 25 to 30% कम मिला। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा है 2017 का कि हमारे देश में करीब 69% मिल्क एडल्ट्रेटेड है। और कहा जाता है एशिया का और बाय नाउ ऑलमोस्ट वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट एडल्ट्रेटेड मार्केट इज इंडिया। आपको प्योर फूड सिर्फ अपने घर पे ही मिल सकता है अगर आप खेती करते हो। सो बैलेंस न्यूट्रिशन एंड डाइट, एक तो हम लेते नहीं, दूसरा हमारे पास स्कोप नहीं है। थर्ड रीजन फास्ट एजिंग का है, हाई एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। हम सभी को पता है कि इंडिया में ऐसे कुछ सिटीज हैं जो वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में आती है। ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया, स्मोक बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, आसपास में बहुत सारे ऑक्सीडेशन, बर्निंग, फॉरेस्ट फायर, इस तरह की एक्टिविटीज होती है। हमारे हवा, पानी, जमीन बहुत ज्यादा टॉक्सिन से भरा है। जितनी इंडस्ट्रीज हैं, ज्यादातर इंडस्ट्रीज के जो डिस्चार्ज होते हैं वो अनफिल्टर्ड रिलीज होती है। अभी जाके थोड़ा सा सुधार आने लगा है, और जब ईवीज आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इससे लॉन्ग वे टू गो। 10-15 साल पहले हम बोल भी नहीं सकते। फोसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इस तरह का चीजें आज भी हमारे देश में बहुत ज्यादा यूज होती है। जितने ज्यादा लोग होंगे, वी आर कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट, उतना ज्यादा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बॉडी हीट रिलीज करते हैं, हमारे बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स हम रिलीज करते हैं, डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, व्हीकल्स बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। सो एक तरह से आप देखो कि इंडिया हर तरह का पोल्यूशन से भरा पड़ा है, और यहाँ में जो एक हेल्दी डिस्चार्ज प्रैक्टिस होती है इंडस्ट्रियल, वो भी बहुत कम है। आपको ऐसे सैकड़ों, हजारों ऐसे छोटे स्केल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिलेंगे जहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होती है। हर रोज हम ऐसे हजारों केमिकल के एक्सपोज होते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा। आप शहर में रहते हो, मान लो आपने घर से निकला, आपने परफ्यूम स्प्रे किया, उसमें भी बहुत सारे टॉक्सिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं। आप लाइट से गुजर गए, वो भी थोड़ा बहुत नुकसान आपको करता है। मोबाइल का रेडिएशन आपको नुकसान करते हैं। आप घर से बाहर निकले, गाड़ी की धुआं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, केमिकल रिलीज फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स, उसके धुआं, कार, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, धूल, मिट्टी, जब टायर घिसती है उसका भी पॉल्यूशन हवा में आ जाती है, वो भी आपने ले लिया। स्मोकिंग, आसपास में अगर खेत होगा तो उसके पेस्टिसाइड, यानी जितने मोमेंट हम घर से बाहर रहते हैं उतने मोमेंट ही हम टॉक्सिन्स में एक्सपोज रहते हैं। उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स या फिर अदर रेडिएशन वाले हजार्डस एरिया है, वहाँ की टॉक्सिन्स को भी हम लोग सहते हैं। सो एक तरह का बहुत ही हाईली, आप देखोगे नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स भी धीरे धीरे कम हो रही है। सो हम हमेशा ही एक खतरनाक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का सामना करते हैं, जिसके कारण भी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बनते हैं। हमारे बॉडी फ्री रेडिकल्स खुद भी बनाती है। हम जब सांस लेते हैं, हमारे सेल में जब एनर्जी बनती है तब भी फ्री रेडिकल्स बनती है, और उसको बॉडी न्यूट्रलाइज कर सकती है, लेकिन हमें बैलेंस डाइट खाने होंगे। इसके साथ साथ अगर हम लोग हमेशा बहुत खतरनाक एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स में एक्सपोज होंगे तो बॉडी के अंदर में फ्री रेडिकल्स
ज़्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण हम फास्ट एजिंग की तरफ चले जाएंगे, बहुत जल्दी बुढ़ापा हमें दिखेगा। चौथा रीजन है ओवर यूज ऑफ ड्रग्स एंड टेक्नोलॉजी। एक बहुत आसान सा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। गैस्ट्राइटिस का गोली एक कैटेगरी में आती है, उसको कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पीपीआई, पेंटोप्रेजोल, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, एस्मोप्राजोल, इस नाम से आप जानते हैं। और हर कोई ये बहुत कॉमनली यूज करते हैं। वो उसमें लिखा भी है, रेड कलर में लिखा है शेड्यूल एच, ये बिना प्रेस्क्रिप्शन का नहीं ले सकते। दिस इज वन कैटेगरी। एक और कैटेगरी है जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटी हिस्टामिनिक हम लेते हैं, रेनिटेडिन, एसिलो जैसे मेडिसिन। लेकिन ज्यादातर लोग पीपीआई लेते हैं, पेंटोप्राजोल जैसे मेडिसिन लेते हैं। रिसर्च एंड मेडिकल साइंस कहती है, फार्माकोलॉजी स्टडीज कहती है, जो लोग इस तरह का मेडिसिन रेगुलर यूज करते हैं उनके लिवर और किडनी दूसरे इंसान के मुकाबले 25% ज्यादा डैमेज हो सकती है, और ये हम रोज यूज करते हैं। सो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो हम अपने मर्जी से यूज करते हैं और उसका साइड इफेक्ट हमें भुगतना पड़ता है। कुछ साल पहले के एक रिसर्च का स्टैटिस्टिक्स है कि हर साल मेडिसिन के इस्तेमाल से लोगों का आयु कम होती है, दैट इज अराउंड 30 lakhs ऑफ ईयर्स ऑफ एज इंडिया में। हर इंसान एक मेडिसिन अगर कंज्यूम करता है उसका आयु थोड़ा सा कम हो जाता है। सारे लोग जो मेडिसिन लेते हैं उन सब का इकट्ठा अगर आयु को हम कंसिडर करें, हर साल, ये 2017-18 की बात कर रहा हूं मैं, ऑल टोटल 30 लाख साल आयु कम होती है ऑन एन एवरेज हर साल इंडिया में लोगों का मेडिसिन के साइड इफेक्ट से। टेक्नोलॉजी का एक कॉमन सा साइड इफेक्ट आप लोगों ने देखा होगा, कुछ साल पहले गेम आई थी पबजी बोल के, लोगों ने खास करके टीनेज के बच्चों ने इसको इतना खेला कि वो मेंटली थोड़ा सा डिसओरिएंटेड हो गए, वो एब्सेंट माइंडेड रहने लगे, दे आर नॉट नो मोर कनेक्टेड विद द करंट सिचुएशन एंड द वर्ल्ड। आप उनका मोबाइल हटा दो, दे विल बिहेव लाइक यू नो, जो आप कहोगे कि मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली इम्बैलेंस्ड है। सो जब हम टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे दिमाग में आता है। देन दिस रेडिएशन, देन उससे जब हम बात करने के लिए सेलफोन का यूज करते हैं उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होती है। आप सबको शायद ये पता होगा, बहुत सारा आर्टिकल प्लीज गो थ्रू। जो मोबाइल फोन के सिग्नल के टावर्स हैं, उस मोबाइल फोन के टावर के आसपास में बहुत सारे इंसेक्ट्स कम हो गई हैं। एक बर्ड आती है स्पैरो बोल के, वो भी कम हो गई है, बीज कम हो गई है, और उसके कारण पोलिनेशन कम हो गया, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी कम हो गए। सो वो जो रेडिएशन है उससे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट को नुकसान होती है, इंसानों को भी होती है। हमारा शरीर बड़ा है, हमारा रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, तो हमें नुकसान को फील करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। बट दिस टेक्नोलॉजी इज रियली डैमेजिंग आवर सेल्स, आवर बॉडी, आवर नर्व्स, आवर न्यूरॉन्स एक्सेट्रा। सो ओवर यूज ऑफ ड्रग्स एंड टेक्नोलॉजी से भी हम कमजोर हो रहे हैं और बहुत जल्द बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। इम्बैलेंस या फिर अनबैलेंस लाइफस्टाइल का जो रूटीन हम फॉलो करते हैं वो ये है कि इरेगुलर ईटिंग विंडो, कभी भी खा लेते हैं, नो टाइमिंग। स्लीप पैटर्न हमारा गड़बड़ है, ना सोने का टाइम ना उठने का टाइम। फिजिकल एक्टिविटी हमारा नहीं रहा। पुअर टाइम मैनेजमेंट, कभी कभी खाने में गैप नहीं रहता, कभी भी खाने में बहुत ज़्यादा गैप रहता है, कभी कभी कम खाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा खाते हैं। नो यूनिफॉर्म डिसिप्लिन। फिजिकल एक्टिविटी मुझे लगता है शहर के लोगों का अदर देन जिम दूसरा स्कोप ही नहीं है। सो ये सारे रीजन हैं जिसके कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक ओबेसिटी, फैटी लिवर, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, हार्ट डिजीज, ये सब हो रही है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन में आप देखोगे फाइबर आज हमारे बॉडी में कम है, प्रोबायोटिक्स कम हो गई है, एंटीऑक्सीडेंट की कमी है, विटामिन एंड मिनरल्स की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है, हम कैलोरी वाला फूड ज़्यादा लेते हैं। इंडिया में लोग कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन 15% कम लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर, सॉल्ट, ऑयल लेते हैं, रिफाइंड ऑयल, हाइड्रोजनेटेड फैट, प्रोसेस्ड फूड ये ज़्यादा लेते हैं, पानी कम पीते हैं। रीज़न इसके कारण न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और बहुत सारे बीमारियां होती है, जैसे एनीमिया, रिकेट्स, वो विटामिन डी, कैल्शियम की कमी से होती है, जनरल वीकनेस एंड फैटिक, ब्रेन के फंक्शंस में चेंजेस आपको दिखता है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, हेवी मेटल्स, पोल्यूशन, एयर, वाटर, केमिकल लेडन प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक,
पेस्टिसाइड, इनके कारण इम्यून सिस्टम कमजोर हो रही है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रही है। सीओपीडी हमने हाल ही में शायद सुना होगा, इससे पहले ये प्रॉब्लम थी नहीं। एस्थमा आपको हाल ही में बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, इससे पहले नहीं थी। सो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से ये हो रही है। इन्फ्लेमेशन, एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम, इम्बैलेंस्ड हॉर्मोन्स प्लास्टिक से होती है। ओवर यूज ऑफ ड्रग्स एंड टेक्नोलॉजी, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, एल्कोहल, नार्कोटिक्स, बहुत ज्यादा मोबाइल फोन या फिर स्क्रीन में एक्सपोज होना, सोशल मीडिया, इससे साइकोलॉजिकल, ब्रेन, आंखों की समस्या होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, आंखों के स्ट्रेन, और स्पॉन्डिलाइटिस का एक रीजन मोबाइल फोन और लैपटॉप भी होता है, सेलुलर टॉक्सिसिटी। इन शॉर्ट, अगर हम कंक्लूड करना चाहते हैं कि आज के टाइम में हमारा शरीर में कुछ चीजें कम ज्यादा परिमाण में सबके बॉडी में है और ये धीरे 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 बढ़ रही है। पहला, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एक जो आपको दिखता है, आप महसूस कर सकते हो, जैसे आपको हाथ में चोट लगा, वहां में आपको पेन होगा, वहां में स्वेलिंग होगा, लाल होगा, आप देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हैं। एक तरह का इन्फ्लेमेशन सेल के अंदर होती है जो आप देख नहीं सकते, और पेन भी आप फील नहीं कर सकते। जैसे सेल के अंदर अगर टॉक्सिन ज्यादा हो जाएंगे तो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, और वो अनट्रीटेड रहा तो ये सेल मर भी सकता है, डिफॉर्म भी हो सकता है। सो ये हर सेल में हमें दिखने को मिल रहा है, सेलुलर इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, और इसके कारण सेल कमजोर हो रहे हैं, सेल जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, और सेल्स वक्त से पहले मर भी रहे हैं। और सेल, अगर किसी सेल का आयु 100 दिन का है तो वक्त से पहले बूढ़े होकर मर रहे हैं, और उतने दिन तक अपने पीछे एक अच्छा जनरेशन छोड़ के नहीं जा पा रहा है। जैसे आइडियली एक हेल्दी सेल 40 जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स को बनाती है, लेकिन आज के टाइम में देखा गया है कि उतना नहीं बना पाता है, उससे पहले वो कमजोर हो जाती है। सो टू समराइज, ओवरऑल तो हम बोलते हैं कि हमारा स्किन बूढ़ा हो गया, लेकिन हमारे सेल्स वक्त से पहले कमजोर और बूढ़ा हो रहा है, वक्त से पहले इन्फ्लेम्ड और बीमार हो रहा है। इट्स ए सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न, और दिस इज द कॉज ऑफ फास्ट एजिंग। सो हम इसको स्लो कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, तीनों के तीनों पॉसिबल है। सो पहले तो स्लो करना होगा, फिर रोकना होगा, फिर रिवर्स करना होगा। सडनली हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, सो इट विल टेक सम टाइम। जो सेल ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसके बुढ़ापा को स्लो डाउन कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट जनरेशन में आप बुढ़ापा को थोड़ा देर के लिए बिफोर टाइम को रोक सकते हैं, और उसके बाद उसके नेक्स्ट जनरेशन के सेल को धीरे धीरे हम हेल्दी लेवल पे लेके जाएंगे। सो इट्स ए 3 स्टेप प्रोसेस, स्लो डाउन, स्टॉप एंड रिवर्स। एक सेल के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो हम ये सारे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी। ये सेल है, उसका एक मेम्ब्रेन होता है जो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बना है। सेल के अंदर में ये धरती के जैसा है, उसके अंदर में कोर होता है, उसके अंदर में जो कोर है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर में एक और चीज होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियस के अंदर में हमारे सारे जेनेटिक मटेरियल होती है, डीएनए, और इससे ही इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद ये सेल्स आपके लिए सारे प्रोटीन्स बनाती हैं। ये हमारा बॉडी का मेन पावर हाउस है, जनरेटर है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपके लिए एनर्जी बनाती है, और वो एनर्जी का इस्तेमाल करके सेल जिंदा रहती है, सेल नेक्स्ट जनरेशन को बनाती है, और हमें भी ताकत देके बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट कराती है। एक सेल में आमतौर पे 2000 माइटोकॉन्ड्रियाज होती हैं। से एक सेल का लाइफ टाइम है 100 डेज, 2000 माइटोकॉन्ड्रियाज। देखा जाता है कि 70, 80, 70 to 80 दिन तक पहुंचते पहुंचते उसके बाद सिर्फ 1000 एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया से ही बचती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके लिए एनर्जी बनाती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एटीपी बनाती है, एनर्जी बनाती है। इस एनर्जी को बनाना एक केमिकल प्रोसेस है, और इस केमिकल प्रोसेस को बिना एनएडी का आप कर नहीं सकते। एनएडी चाहिए, तब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एटीपी बनाएगी। सो कम माइटोकॉन्ड्रिया, कम एनर्जी, जल्दी बुढ़ापा। ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा एनर्जी। कम एनएडी एनएमएन, कम एनर्जी, ज्यादा एनएडी एनएमएन, ज्यादा एनर्जी। और सेल के अंदर में जितनी भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनेल्स कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करती हैं, और इस केमिकल रिएक्शन के बाद सेल के अंदर में बहुत सारे अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं। जैसे
ये जो एटीपी बनाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, पानी रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा। बहुत सारे एपरेटस यहाँ पे ऐसे हैं जो आपके लिए कोई प्रोटीन एंजाइम हार्मोन्स बनाएगा, उसको वेस्ट प्रोडक्ट में कोई ना कोई मिनरल बनाएगा, फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, और सेल के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट जाके उसको न्यूट्रलाइज करेगा। जब ये न्यूट्रलाइज नहीं करती है तो सेल के अंदर में हर चीज, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, सेंट्रियल हो, ये सारे धीरे 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 डैमेज हो सकती है। इसके अंदर में एक चीज आती, एक और पर्टिकुलर ऑर्गन आती है, छोटा सा आप कह सकते हैं छोटा सा बॉल जैसा, जैसे आप देखोगे यहाँ पे लाइसोसोम। ये सेल को इमरजेंसी में मारने का काम करती है। इसके अंदर में कुछ एंजाइम्स होती है। जब सेल बूढ़ा हो जाता है, सेल बूढ़ा होके बीमार होके खराब होने लगती है, तो ये लाइसोसोम का जो एक कैप्सूल है ये बर्स्ट हो जाएगा, और इसमें से बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स निकलेंगी जो सेल को मार देता है। अब बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि वक्त से पहले लाइसोसोम रिलीज होती है। ये जो डीएनए है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन को 100 दिन तक नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना है, वो 100 दिन से पहले इसकी इंफॉर्मेशन बदलने लगी है। तो सेल के अंदर में बहुत सारे गड़बड़ शुरू हो गई है, जिसके कारण एजिंग और बीमारी बहुत ज्यादा होती है। ये सेल से हम पूरा इंसान बने, और इसका पूरा मैकेनिज्म ऐसा है कि स्पर्म और ओवम मिलके एक जायगोट बनती है, फिर एक सेल से दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, बढ़ते 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 टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और उससे पूरा ह्यूमन बॉडी बनती है। और ये जो सारे जो चीजें एक स्पर्म से, एक सेल से पूरा जो ह्यूमन बनती है, ये सेल के अंदर में इंफॉर्मेशन है कि आपको एक सेल से 2 सेल बनाना है, 2 से 4 बनना है, 4 से इतने सारे बनने हैं। किसी सेल को लिवर बनना है, किसी सेल को स्टमक बनना है, किसी सेल को स्पाइनल कॉर्ड बनना है, किसी को आइज बनने हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन हर सेल के अंदर में मौजूद, जो न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में मौजूद डीएनए में होती है। ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में एक्स टाइप के क्रोमोसोम रहते हैं। इंसानों के पास 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम्स होती हैं, सारे एक्स टाइप्स के दिखते हैं। 2 क्रोमोसोम ऐसा है जो हमारे जेंडर को डिसाइड करते हैं, एक्स एंड वाई, बाकी 44 सेम है। और उस क्रोमोसोम के अंदर में बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में डीएनए रहती है, और डीएनए का अगर बड़ा करो तो ऐसा दिखती है। ये हमारा डीएनए। ये लेफ्ट साइड में आप फोटो देख रहे हो, स्पाइरल सीढ़ी जैसा टेढ़ा करके, उसको डीएनए कहते हैं। डीएनए शुगर और न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन के बेस से बनता है। ये न्यूक्लियोटाइड बेस से, 4 बेस से हमारे डीएनए के सारे इंफॉर्मेशन बनती है। एक पर्टिकुलर पार्ट को जीन कहा जाता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक इतने से हिस्सा को, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्पेस को, डीएनए के एक छोटा सा स्पेस को जीन कहा जाता है। आप ये डीएनए कितना लंबा है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं आप हैरान हो जाओगे। सेल इतना छोटा है कि आपको खुली आंखों से नहीं दिखती है। उस सेल के अंदर में न्यूक्लियस हो तो और नहीं दिखेगी, उसके अंदर में मौजूद क्रोमोसोम तो और नहीं दिख सकते, उसके अंदर में मौजूद डीएनए, यानी बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए आपको डीएनए को देखने के लिए। डीएनए बहुत कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में रहता है। डीएनए को निकाल के अगर आप इसको खींचो, और इसको अगर सारे सेल में जितने भी डीएनए हैं उसको खींच के लंबा करके एक के बाद आप जोड़ दो, तो जो सूरज है जो यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर में है, हमारे डीएनए सूरज से वापस धरती में 60 बार आना जाना कर सकता है। आई थिंक 60 और 20 to 60 टाइम्स। इतने ज्यादा न्यूक्लियर और जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में है, और हर एक छोटा हिस्सा में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। जैसे ये जो पार्ट है डीएनए का, एक पर्टिकुलर स्पेस, इसमें एक इंफॉर्मेशन रहेगी कि इंसुलिन बनाना है, और ये इंफॉर्मेशन इस डीएनए से रिलीज होगी, इस जीन से रिलीज होगी, वो सिग्नल भेजेगा, और सेल इस सिग्नल के बेसिस पे इंसुलिन प्रोटीन को बनाना शुरू करता है। अगर इस जीन में मौजूद केमिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ भी गड़बड़ होता है, या फिर किसी फूड के कारण इस डीएनए में कोई प्रभाव होता है, तो वो इंफॉर्मेशन देना भूल जाएगा कि आपको इंसुलिन बनाना है। इसको कहते हैं म्यूटेशन, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा होता है। रेडिएशन से हो सकता है, टॉक्सिन से हो सकता है, कैंसर से हो सकता है, बहुत सारे मेडिसिन के साइड इफेक्ट से हो सकता है। क्रोमोसोम का जो 4 कॉर्नर है, जिसको टेल कहते हैं, टेलोमियर, देखा गया है वो भी धीरे धीरे डैमेज हो रही है। वक्त के साथ वो थोड़ा सा छोटा हो जाए, लेकिन वक्त से पहले ही वो ज्यादा छोटा होने लगा है। यानी
सेल को बूढ़ा होने का जो प्रोसेस है सेल के अंदर मौजूद डीएनए से शुरू हो रही है। ये रीजन है, आप देखोगे इंसान की हाइट धीरे धीरे कम हो रही है, मेंटल बिहेवियर में थोड़ा सा आपको बदलाव दिखेंगे, एलर्जिक रिएक्शंस, बीमारी को रोकने की कैपेसिटी कम हो रही है, स्किन डिजीजेज ज्यादा हो रही है, कैंसर जैसे चीजें ज्यादा बन रही है, एटसेट्रा। तो ये न्यूक्लियस और न्यूक्लिक मटेरियल में ही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये जो जीन्स है और हर जीन में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, से इतना सारा डीएनए है हमारे बॉडी में, सूरज तक आप 60 बार अप डाउन कर सकते हैं। इसको अगर एक छोटा छोटा हिस्से में बांट दो, कितने करोड़ इंफॉर्मेशन होंगे। हर एक इंफॉर्मेशन का अलग सा रोल होता है। जैसे कोई इंफॉर्मेशन में ये होगा कि मेरे हेयर्स को ग्रो करना है, स्किन बनाना है, मेरे सलाइवा बनाना है, दांत बनाने हैं, यहाँ पे तिल उगाना है, मेरे आइज के कलर ऐसा बनाना है, गैस्ट्रिक जूसेस बनाने हैं, स्टोमक बनाना है, हार्ट के 4 चेंबर बनाना है, वॉल्व्स बनाना है। हमारे बॉडी में जो कुछ भी बनता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन से बनती है। अब ये जीन अपने आप एक्सप्रेस नहीं होती। मान लो एक स्विच है, इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। हेल्दी फूड, हेल्दी न्यूट्रिशन और बहुत सारे फंक्शनल फूड से जीन्स के अच्छे इंफॉर्मेशन रिलीज होती है। अब ये जीन्स में एक सुसाइडल बटन भी होता है, इसको ऑन करो तो ये बुढ़ापे और मौत की तरफ चली जाएगी। इसमें ये इंफॉर्मेशन भी है कि सेल को अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिला दो, जिसको हम कैंसर कहते हैं। इसमें ये इंफॉर्मेशन भी है कि लाइसोसोम को रिलीज कर दो। जैसे सेल को बूढ़ा करने के लिए एक प्रोटीन बनता है न्यूक्लियस के अंदर में, उसको प्रोजेरिन कहते हैं। और सेल को जवान रखने के लिए भी एक प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसको लैमिन ए कहते हैं। सो लैमिन ए आपके पास 100 दिन का अगर सेल है, 80 दिन तक लैमिन ए होना चाहिए, उसके बाद प्रोजेरिन बनना शुरू होगा। अभी देखा जाता है कि लैमिन ए 50 दिन में खत्म, प्रोजेरिन बनना शुरू हो गया, जिससे सेल बूढ़ा होता है। एक बीमारी है जिसको प्रोजेरिया कहते हैं, इसमें 15-16 साल में आप बूढ़े हो जाते हो। सो ये जो जीन का जो फंक्शन है, जो खाने पे, नेचर पे, लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, वो तीनों चीज बिगड़ गया और इससे कारण अच्छे स्विच बंद होने लगे, बुरे स्विच ऑन होने लगे हैं। तो जीन की एक्सप्रेशन, जेनेटिक मटेरियल का फंक्शनलिटी, अच्छे डीएनए सिग्नल्स धीरे धीरे कम हो रही है, बिकॉज वो न्यूट्रिशन, नेचर और लाइफस्टाइल से बनती है, जिसके कारण न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और इसी को न्यूट्रिजिनोमिक्स या फिर एपिजेनेटिक कहते हैं। हेल्दी फूड, अच्छे सिग्नल्स रिलीज होंगे, बॉडी के लिए अच्छी चीजें बनेंगे, आप फिट एंड फाइन रहोगे। अनहेल्दी फूड, बैड सिग्नल्स, जल्दी बुढ़ापा और बीमारी। एक टेस्ट किया गया था, आपको ये बहुत मजेदार लगेगा। कुछ साल पहले जानवरों पे टेस्ट हुआ था और दिस वाज डन ऑन पिग। 3 तरह का जानवर को लिया गया था एक ही जनरेशन का, से आपने 40 एनिमल्स लिए, पिग्स लिए, जनरेशन 1, और ये सारे जानवरों को विटामिन ए वाला खाना नहीं दिया गया, धूप में एक्सपोज नहीं किया गया, अंधेरे में रखा गया और बिना विटामिन ए वाला खाना दिया गया, बिल्कुल विटामिन ए फ्री फूड। इसके कारण ये जनरेशन 1 के जो बच्चे बने वो बिना आंखों का और बिना नजर का बने, क्योंकि इस जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जिस जीन में ये इंफॉर्मेशन है कि आंखों को बनाना है, रेटिना को बनाना है, ऑप्टिक नर्व को बनाना है, पीपिल को बनाना है, जहां से रोशनी घुसेगी, ब्रेन में सिग्नल जाएगा और वो चीजों को दिखेगा। ये इंफॉर्मेशन जीन में एक्सप्रेस होने के लिए विटामिन ए, जो आंखों को बनाने में मदद करते हैं, और सनलाइट का एक्सपोजर, जिससे हम देख सकते, ये दोनों चीज ना होने के कारण वो जीन को खबर ही नहीं था और उसके जो नेक्स्ट जनरेशन के पिग बने उसमें आई फॉर्म नहीं हुआ, यानी बिना आंखों वाला पिग बन गया। सो ये जो बिना आंखों वाला पिग था उसके साथ दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको विटामिन ए वाला खाना दिया गया लेकिन सनलाइट नहीं दिया गया। इनके जो बच्चे बने उसमें आंखें बने लेकिन नजर नहीं बना, वो देख नहीं सकते। सेकेंड जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स को तीसरे एक्सपेरिमेंट के लिए डाला गया, उनको विटामिन ए और सनलाइट दोनों दिया गया और उनके बच्चों में आंखें भी बनी और उनकी नजर भी बनी, वो देख भी सकते थे, आंखें भी होती थी, यानी
जीन्स में जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस होने के लिए आपको न्यूट्रिशन भी चाहिए, एनवायरमेंटल भी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल भी चाहिए। सो ये प्रूवन है कि हमारे जो जीन्स हैं वो अपने आप से काम नहीं कर सकती, इट्स ड्राइवन, इट्स टेकन केयर बाय फूड, एनवायरमेंट एंड हैबिट्स। और ये सारा कुछ पता चलने में आप देखोगे साइंस को कम से कम 200-300 साल लगा, जब हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। हर साल जो आपको नोबेल प्राइजेस मिलते हैं बायोलॉजी में, आप देखोगे जेनेटिक्स के ऊपर में काफी सारा चीजें होती हैं। डेविड सिंक्लियन पिछले 30 साल से ही रिसर्च शुरू किया था। सो साइंस में रिसर्चेस में खास करके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वक्त लगता है। जब हमारे पास इतने सारे जीन्स है, डीएनए है, तो जेनेटिक स्टडी, जेनेटिक रिसर्च इज ए लॉन्ग टाइम टेकिंग रिसर्च। नॉर्मल साइंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप देखो उसमें भी वक्त लगता है। सो इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे जो पहला कैंसर का डायग्नोसिस हुआ था वो 1970s में बना। उसके बाद कैंसर सेल के रिसर्च में फिर से 20-30 साल और लगे। जेनेटिक टेस्टिंग फॉर कैंसर 1980s में बना। कैंसर के डायग्नोसिस से 10 साल बाद ही जेनेटिक टेस्टिंग बना कि डीएनए से न्यूक्लिक इंफॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं। उसके बाद ट्यूमर डीएनए को पता लगाना अनदर 8-10 साल लगा। यानी डायग्नोसिस से 20-30 साल बाद भी डायग्नोसिस के नए नए प्रोसेस के बारे में पता चलता गया। और करीब आज 2025 में हमारे पास बहुत सारे एंटी कैंसर मॉलिक्यूल्स है। यानी डायग्नोसिस से लेकर 40-45 सालों में हमारे पास अच्छे मेडिसिन बने। सो ये साइंस का और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक तरीका है जिसमें वक्त लगता है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर, हिट एंड ट्राई, बहुत सारे प्रोसेस होती हैं। लाइकवाइज ये जो जेनेटिक मटेरियल को समझना, एजिंग के बारे में समझना, ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप यहाँ में बहुत सारे रिसर्च का हम लोगों ने रेफरेंस डाले हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट 1890 में शुरू हुआ, 1990 में रेडियोथेरेपी आई, 1940 में कीमोथेरेपी आया, 1980 में टारगेटेड थेरेपी आई, और 2010 में चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, अलग अलग पॉइंट पर हम लोग कैंसर को रोक सकते हैं। सो इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और भी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें सैकड़ों डीएनए जीन्स होती है। हर एक इन्फॉर्मेशन को पता लगाना इज अ लॉन्ग टाइम, और हर एक के जो पैटर्न होता है, बिहेवियर होता है, हर एक इंडिविजुअल में भी अलग होता है कभी कभी। सो यहाँ में हम फॉर्चुनेट है कि हमारे एज में एंटी एजिंग के बारे में पता चला। दिस इज द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड। कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये खोज की। पहला सर्टेन जीन को पता लगा लियोनार्ड गोरेंट 1980s में। सर्टेन 2 जीन्स के बारे में पता चला, जहां में रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, डीएनए रिपेयर और एजिंग के बारे में पता चला। एरिक वर्डिन एंड शिनिकिरो इमामी, उन्होंने 1999 में सर्टेन जीन्स के बारे में और भी बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टडीज बताएं। देन आज 2025 में हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जेनेटिक बायोलॉजी का, एंड द कंट्रीब्यूटर एंड द पायनियर साइंटिस्ट इज डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर। ये न्यूजीलैंड से हैं और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। और इन्होंने पता लगाया 12 सर्टेन जीन्स के बारे में, और उनका पहला आर्टिकल 2013 में पब्लिश हुई थी, जिसमें एंटी एजिंग के बारे में इट वाज अ ब्रेक थ्रू। ये बहुत ही अनोखा खोज था। और सर्टेन जीन्स के एक्टिवेशन के बारे में उन्होंने पता लगाया, और अगर ये जीन्स एक्टिवेट होते हैं वो क्या क्या कर सकती है। अब मान लो हमारे शरीर में फॉर एग्जांपल 1 करोड़ जीन्स हैं। 1 करोड़ जीन्स हमें हेल्दी रख सकता है। अगर इसमें से 500 जीन्स काम करना बंद कर दे तो इंसान जल्दी बूढ़े हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एल्गोथर्म में देखा, 35U जीन्स होते हैं जो एल्गोथर्म के प्रोडक्ट्स एक्टिवेट करते हैं, जैसे सेल एंटी एजिंग में चले जाते हैं, रिवर्स एजिंग में। ये 12 एंटी एजिंग 13 जीन्स है। सो 37 जीन्स के बारे में थ्रू एस्ट्रोनिया 1 हमें पता है। से हम लोग मान लेते 1 करोड़ जीन्स में से 500 जीन एंटी एजिंग है। सो 40 या 50 तक पहुंचते पहुंचते इन 500 में से बहुत सारे जीन्स एंड लाइकवाइज बहुत सारे दूसरे हेल्दी जीन्स इंसान के बॉडी में काम करना बंद कर देती है, बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल, बैड फूड हैबिट्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्सेट्रा। तो बहुत सारे अच्छे जीन्स काम करना बंद कर देते हैं और बहुत सारे बुरे जीन्स काम करना शुरू कर देती है। सो इसको दोबारा से कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? द ओनली वे
आइदर टारगेटेड न्यूक्लिक मेडिसिन या फिर हेल्दी फूड्स, जिसको हम लोग एपिजेनेटिक्स कहते हैं। सो 12 सर्टेन जीन्स ऐसे हैं जिसको साबित किया गया है कि इसको हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं, और वो किससे? NMN NAD से, और इससे बॉडी में बहुत सारे एंटी एजिंग इम्पैक्ट हमको देखने को मिलती है। सेलुलर एजिंग को ये रुकता है, या फिर आप कहते हैं रीप्रोग्रामिंग। सो NAD प्लस एंड NMN, उसके साथ रेसवेरेट्रॉल, ये एंटी एजिंग एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। यानी अगर हम बूढ़े हो रहे हैं, सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यू, स्किन धीरे धीरे कमजोर और बूढ़ा हो रहा है, वक्त से पहले मर रहे हैं, इनएक्टिव हो रही है, अपने नेक्स्ट जनरेशन के सेल्स को हेल्दी वॉइस पैदा नहीं कर पा रही है, तो देखा गया है रेसवेरेट्रॉल और NAD प्लस ये एंटी एजिंग एक्टिविटी को बढ़ाती है। साथ में और भी बहुत सारे ऐसे एडिंग एजेंट्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे। सो डेविड सिंकलर ने पता लगाया NAD बूस्टर्स हेल्दी जीन्स को एक्सप्रेस करने में मदद करती है, जो हमें एंटी एजिंग की तरफ लेके जाती है। जैसे सेल्स में रिंकल्स आना शुरू हो गया, अगर हमने NAD बूस्टर्स दे दिया, ऐसा फूड जिससे NAD की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उससे रिंकल्स, फाइन लाइंस बहुत शॉर्ट टाइम में कम हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इस्तेमाल करके ATP यानी एनर्जी बनाई जाती है, और इस केमिकल प्रोसेस को करने के लिए आपको NAD चाहिए। ये NAD ज्यादा होगा तो आपके ATP से यानी एनर्जी ज्यादा होंगे। ये रीजन है जब आप यंग फ्यूल लेते हैं आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, आप थकते नहीं है। नॉर्मल टाइम के मुकाबले आपके बॉडी में एनर्जी ज्यादा बनती है। सो ये रिसर्च से पता लगा कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो NAD की प्रोडक्शन को बढ़ाती है और उससे एंटी एजिंग मिलती है, और उसमें से सबसे प्रोमिनेंट मॉलिक्यूल NMN, निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, और ये बहुत ही पोटेंशियल, और एक्चुअली दिस इज अ प्रिकर्सर, इससे NAD बनेगा और आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑक्सीडेशन बढ़ेगा और आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। सो NAD का जो सेल के अंदर में हर चीज का एक लिमिट होता है। जैसे सेल के अंदर में सारी चीज, जब एक नया सेल बनता है वो सारी चीजों के साथ बनता है। जैसे एक नया बच्चा बनता है, उसके बॉडी में लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, 206 हड्डियां, 2-3 लीटर ब्लड, सब कुछ होता है। 20-25 सालों तक वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसके बाद से वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगेगा। लाइकवाइज हर सेल जब पैदा होता है उसके अंदर में सारी चीजें मौजूद रहती है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी चीजें कमजोर होती हैं, क्योंकि उसको अपने आप को मेंटेन करने के लिए, सारे ऑर्गेनेल्स और सारे फंक्शंस को सही सलामत कराने के लिए उसको भरपूर मात्रा में ग्लूकोज, ऑक्सीजन, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशंस, आयंस और एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सारे काम को उसको करने के लिए है NAD, जो सारे केमिकल प्रोसेस के लिए एनर्जी बना के देती है। जब NAD ही कम हो जाएगा, एनर्जी कम बनेगा। सेल के अंदर में जो एनर्जी बनाती है, एनर्जी बनती है, उसको यूज करके हम चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उस एनर्जी को यूज करके सेल्स प्रोटीन्स भी बनाती हैं, अपने आप को डिटॉक्सिफाई भी करती है, अपने आप को रिप्रोड्यूस भी करती है। जब ये NAD ही कम हो जाएगा तो बॉडी, सेल के साथ साथ बॉडी भी कमजोर हो जाएगी। सो NAD को रिस्टोर किया जा सकता है, इसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। बिना NAD का माइटोकॉन्ड्रिया आपके लिए एनर्जी नहीं बना सकती। सो NAD इज ए मस्ट। ये केमिकल रिएक्शन का अहम हिस्सा है। जैसे आप सब जानते हैं कि फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल ऑफ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल में हम पेट्रोल डालते हैं, उसमें एक एयर फिल्टर होता है, उस एयर फिल्टर से हवा जाती है। इंजन का एक पार्ट होता है जिसका नाम है कार्बोरेटर। उस कार्बोरेटर में हवा और पेट्रोल का पेट्रोल दोनों मिक्स होती हैं, और उस हवा में ऑक्सीजन मौजूद रहता है। दोनों मिक्स होकर वहां पे जलता है और मोटरसाइकिल को पावर मिलते हैं। रॉकेट जो स्पेस में जाती है उसके पास ऑक्सीजन नहीं है वहां पे स्पेस में, तो हम लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर अलग डालते हैं और फ्यूल का सिलेंडर अलग डालते हैं, दोनों को मिक्स किया जाता है, दोनों जलता है और एनर्जी मिलती है। लाइकवाइज ATP से एनर्जी बनने के लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से एनर्जी बनने के लिए, इस केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए NAD इज वेरी वेरी एसेंशियल। इसका बिना केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो सकता, और वक्त के साथ साथ NAD की मात्रा धीरे धीरे कम होती है। तो ये आपका एनर्जी प्रोडक्शन का एक मेन एंजाइम या फिर आप कैटलिस्ट बोल सकते हैं। सर एक सवाल था जी।
यदि इसको हम नंबरिंग में दें, जैसे मान लो कि एक यंग एज का 15 साल का बच्चा है, जो 10 साल का बच्चा बहुत भागता है, उसकी एनर्जी पीक पे होती है, जी तो यदि उस 10 साल के बच्चे में 10 नंबर हो एनएडी की मात्रा, तो 30 साल के बाद या 50 साल में कितना होगा? 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा? एक नंबरिंग में इसको मेजरमेंट करें तो क्या बोलना चाहिए? हाँ, मैं आपके जवाब से पहले एक और थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग में करा देता हूँ। आपने फोटो में माइटोकॉन्ड्रिया देखा है आप सबने। एक हेल्दी सेल में 2000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और एक सेल अगर 100 दिन का लाइफ स्पैन है, हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अगर 100 दिन जीने वाला कोई सेल है, तो 50-60 के बाद उसके 2000 में से सिर्फ 1000 माइटोकॉन्ड्रिया ही बचता है। यानी उसका जो आयु है 60% आयु तक पहुंचते पहुंचते उसके माइटोकॉन्ड्रिया हाफ हो जाते हैं। तो लाइकवाइज उसके जो एनएडी है उसका मात्रा भी कम हो जाता है, और दोनों की मात्रा कम होने के कारण बॉडी का जो एनर्जी लेवल है, आप मान लो 30 इयर्स में एनएडी और माइटोकॉन्ड्रिया 10 में से 5 तक आ जाती है। जो लोग फिटनेस पे ध्यान देते हैं, हेल्दी डाइट्स लेते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, फिटनेस, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल इनको बैलेंस करते हैं, तो उनके सेल्स में एनएडी और माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा ज्यादा रहती है। लेकिन आज के टाइम में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत होती है। बहुत कोशिश के बावजूद भी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को 2000 तक मेंटेन नहीं कर पाते, वो कभी हो जाता है। और 40 तक भी अब कितना भी कोशिश करो, आप 30 to 40% आप लूज ही करते हैं। सो जैसे अखिलेश जी ने पूछा, नंबर अगर देना चाहते हैं, एक हेल्दी यंग बॉय है 10-15 साल का, अगर उसके पास 100% एनएडी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वो 40 तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट आधा हो जाता है। 30 to 40 पहुंचते पहुंचते आधा हो जाता है। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जो आपका जनरेटर है, आपके लिए एनर्जी बनाती है, और यही एनर्जी सेल्स यूज करती है और हम इंसान यूज करते हैं सब कुछ करने के लिए। बिना माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ नहीं हो सकता। इस माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जाएगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा और एटीपी एनर्जी बनाएगी। आप राइट साइड में देख सकते हैं। अब ये जो केमिकल प्रोसेस है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो एनर्जी बना, इस प्रोसेस को होने के लिए एनएडी की जरूरत है, जो इसका मेन एंजाइम या फिर कैटलिस्ट है, और इसके बिना ये नहीं हो सकता। ऐसे 500 से ज्यादा केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे बॉडी में जो होती है, मोर देन 500 रिएक्शन जो एनएडी कंट्रोल करती है। अब मान लो आपने चीनी लिया, चीनी खाया, ग्लूकोज, सुक्रोज से आपको ग्लूकोज बन गया, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। उस रिएक्शन में एनएडी कन्वर्ट करेगी। आपने फैट लिया, फैट से एनर्जी बनेगी, उसमें भी एनएडी काम करेगी। प्रोटीन से एनर्जी बनेगी, उसमें भी एनएडी काम करेगी। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को लिवर ने ग्लाइकोजन में स्टोर किया, उसको दोबारा एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसमें भी एनएडी का काम होगा। ऑक्सीजन के मौजूद में बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितने भी सेल्स को ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एनर्जी चाहिए, तो इस तरह के 500 अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें एनएडी की जरूरत होती है। आपके लिवर हर मिनट में आपके लिए कितना सारा केमिकल रिएक्शंस करके देती है, हेल्दी चीजें बना के देती है, अनहेल्दी चीजों को कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकलती है। इस सारे कामकाज के लिए एनएडी चाहिए, यानी बिना एनएडी का नहीं हो सकता। बिना एनएडी का हम मतलब सांस लेने के लिए हमारे बॉडी में ताकत नहीं रहेगी। सो एनएडी के फंक्शंस एनर्जी प्रोडक्शन है, डीएनए को रिपेयर करना है, हमारे सर्वाइवल के लिए है, माइटोकॉन्ड्रिया को चलाने के लिए है, जीन को रेगुलेट करती है। ऐसे और भी बहुत सारे एक्टिविटीज है जो एनएडी आपको करके देती है, और उसके बदौलत हम जिंदा रहते हैं। हमने कहा कि जीन्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स के अलग अलग नाम होते हैं। इसमें से एक पर्टिकुलर जीन का नाम है सट्रीन्स। इसके कुछ फायदे हमें पता चला, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको कहता हूँ। जैसे अगर ये जीन्स एक्टिवेट हो जाए, अब मान लो आपके बॉडी में 1 करोड़ स्विच है, उसमें से एक स्विच का नाम है सट्रीन। उस स्विच को अगर आपने ऑन कर दिया तो बॉडी की एजिंग स्लो हो जाएगी, लाइफ स्पैन बढ़ेगा, बॉडी के फिटनेस, ऑर्गन के फंक्शंस बेहतर होंगे। दूसरा, और वो एक स्विच से सिर्फ एक काम होगा ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, यानी आपने जितना ग्लूकोज लिया वो बॉडी यूज करेगी, उसको स्टोर नहीं करेगी, उससे ताकत बनाएगी, आपको खर्च करने के लिए देगी, बॉडी उस एनर्जी को यूज करेगी। उसी तरह से फैट मेटाबॉलिज्म होगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगा। इंसुलिन मनीष जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी,
सर एक सवाल पूछ रहा था कि आप जब पहली वाली स्लाइड्स में आप दिखा रहे थे इसमें डीएनए होता है, माइक्रो सेल से सेल्स के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के अंदर वो डीएनए पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर डीएनए होता है। जी डीएनए लेयर पे घुमा हुआ मल्टीपल डीएनए को दिखाया जाए तो सूर्य तक का चक्कर 60 बार लगा सकता है। जी जीन आपने जो बोला था डीएनए जो मूव कर रहा है उसकी जो वॉल होती है किनारे जिसके अंदर डीएनए ऐसे मूव कर रहा है, जीन वो बोला था ना आपने exactly? तो जो जीन्स है, ये जो जीन सेटलिंग जीन की क्या जीन लेयर में एक दूसरे के ऊपर लेयर बनी हुई है जीन, ये जीन एग्जैक्टली है कहाँ? आप डीएनए तक समझ गए ना, क्रोमोसोम हाँ। के अंदर में डीएनए होता है। हाँ अब मान लो डीएनए एक सीढ़ी है, हाँ वो मॉलिक्यूल से बना है, एटॉम से बना है, तो बहुत छोटा है, कॉम्प्रेस फॉर्म में क्रोमोसोम के अंदर रखा गया है। हाँ वो अगर आप लंबा सा सीढ़ी को ऊपर की तरफ से क्लॉकवाइज घुमाओ, नीचे की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो वो स्पाइरल शेप में बन जाएगा, स्पाइरल बनेगा। तो डीएनए एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है और इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये है डीएनए। डीएनए के एक छोटे से हिस्सा को जीन कहा जाता है। एक डीएनए में बहुत सारे, मान लो एक डीएनए 10 मीटर लंबा है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर लंबा है, उसके हर 1 मीटर के हिस्से को एक जीन कहा जाएगा। अच्छा। और उस 1 मीटर के हिस्से में बहुत सारे केमिकल पैटर्न की वजह से एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रहती है, और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बॉडी अपने लिए बहुत सारे काम करती है, प्रोटीन बनाती है। क्लियर है? मतलब ये हुआ कि काफी सारे जीन मिलके एक डीएनए बना। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ओके। लेकिन आप उसको उल्टा मत कहना, सीधा कहना कि डीएनए के एक पर्टिकुलर हिस्से को ही जीन्स कहा जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ओके। ये जो सर्ट्विन्स है, इससे आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी का थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। जो खाना हम खाते हैं उससे ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज सेल के अंदर घुसने के लिए एक गेट है, गेट को खोल के अंदर जाना पड़ेगा, और ग्लूकोज उस गेट को खुद नहीं खोल सकते। इस गेट को खोलने के लिए इंसुलिन आती है जो हमारे पैंक्रियाज में बनती है। अब जब हम खाना खाना शुरू करते हैं, चबाना शुरू करते हैं, तब हमारे पैंक्रियाज में इंफॉर्मेशन जाती है कि खाना खाना शुरू हो गया, आप इंसुलिन प्रोडक्शन शुरू करो। इसलिए देखोगे डायबिटीज के पेशेंट्स खाना खाने से 10 मिनट पहले इंसुलिन लेते हैं, फिर खाना खाना शुरू करते हैं, क्योंकि इसको डाइजेशन में 1 घंटा जैसे लगेगा, तब तक इंसुलिन ब्लड में चली जाएगी। सो अगर सेल के बाहर 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपको 100 इंसुलिन चाहिए सारे ग्लूकोज को अंदर घुसाने के लिए। आजकल में देखा गया है कि बहुत बार 10 से 15, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 10-15 ग्लूकोज ब्लड में आ गया, तब तक इंसुलिन रिलीज ही नहीं हुआ, क्योंकि इंसुलिन को पता ही नहीं चला कि ग्लूकोज आ चुका है। इसको कहते हैं सेंसिटिविटी कम होना। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ग्लूकोज आ चुका है, इंसुलिन को काम करना शुरू करना चाहिए, तो उसको कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होना। तो उसको बढ़ाने में भी यंग फ्यूल आपको मदद करेगा। इसका मतलब है लॉन्ग टाइम में यंग फ्यूल डायबिटीज में भी हेल्प करेंगे। एक्चुअली आज के टाइम में जितने भी डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो सेल की कमजोरी के कारण होती है, नॉट एनी अदर फैक्टर्स। सो लॉन्ग टाइम में 1-2 साल में जितने भी डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है वो आपको कम होता हुआ दिखेगा विथ यंग फ्यूल। तीसरा जो फायदा करता है, सेलुलर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जैसे सेल के अंदर में टॉक्सिन ज्यादा हो गया और वो टॉक्सिन सेल को डैमेज करने की कोशिश करेगी, तो सर्ट्विन्स की मदद से वो जो फ्री रेडिकल्स हैं, वो जो ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स हैं, फ्री नाइट्रोजन, फ्री ऑक्सीजन, उसके नुकसान सेल को कम होगा। हीट शॉक, डीएनए डैमेज जैसे केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। जब ग्लूकोज और कार्बन ऑक्सीजन मिक्स होती है सेल के अंदर, उसके बाद बॉडी को एटीपी मिलती है, पानी मिलता है, हीट मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये बहुत बार हीट इतना ज्यादा हो सकता है कि आपके सेल को डैमेज होती है। जैसे आपके घर में ग्राइंडर होगा, आप देखोगे अगर आपने बहुत कुछ हैवी चीज उसमें घुमाया और अगर उसमें एनर्जी ज्यादा लगने लगा, तो एक पॉइंट पे वो आपका ग्राइंडर सडनली ऑटो ऑफ हो जाता है, उस हीट से वो बंद हो जाती है। तो सेल में भी हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट से होने वाली जो हीट शॉक होता है उसको भी रोकता है सर्ट्विन्स, और इस तरह के शॉक से बहुत सारे सेल्स हमेशा डैमेज होती हैं। डीएनए डैमेज को रोकेगा, सेल की सर्वाइवल की चांसेस को बढ़ाएंगे, इन्फ्लेमेशन और इम्यून रिस्पॉन्सेस को ठीक करेगा, डीएनए को रिपेयर करेगा, जीनोम स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे ग्राफ है, आपको दिखेगा। ये हमारे आयु है 20 साल से लेकर 80 साल, और हमारे एक्टिविटी लेवल है। जैसे एनएडी का लेवल आप देखो,
जब हम पैदा होते हैं एकदम पीक में रहता है इसका फंक्शन, सबसे ज्यादा रहता है। और 40 साल तक, जैसे अखिलेश सर ने पूछा था ना, 40 साल तक आप देखोगे 25 तक या 30 तक आधा हो जाता है, 40 तक और कमजोर हो गया, 60 तक बिल्कुल कम हो गया। ये 40 टू जो 60 का एज है, ये जो रेड वाला है, ये बॉडी में डैमेज करने वाले केमिकल्स का मात्रा आप मान लो। 40 टू 60 का जो एज है, इसमें अच्छी चीजें बिल्कुल कम हो जाती है और बुरी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। सो 65% लोगों में 30 से 70 के बीच में, 30 से 70 के बीच में आपके एनएडी की मात्रा 65% कम हो जाती है, आधे से भी ज्यादा। और इसका मतलब है बॉडी हर हिसाब से 65% कमजोर हो चुका है। एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, इम्यून रिस्पॉन्स, रिपेयरिंग, वेयर एंड टियर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सब कुछ 65% आपका कम हो चुका है। सो रमान सर मेरा एक सवाल है जी, अभी हम जो एनएमएन ले रहे हैं, सपोज अगर 4-6 मंथ कंटिन्यू हमने ले लिया और जो कोई भी 50 की एज का है, 60 की एज का है, तो ये जो रेशो आप बता रहे हैं, ये कितना उस डैमेज कंट्रोल वो कर सकता है नंबर्स में, जैसा अखिलेश सर ने जो बोला वैसा ही? इसका फिलहाल का जो एक्सपेरिमेंट है, आपने देखा होगा डेविड सिंक्लेयर 20 साल से ले रहे हैं, 15-20 साल से उन्होंने ये एक्टिविटी शुरू किया। और इसमें अभी मेडिकल साइंस से पता लगा कि शुरुआत का जो डोज है, वो अगर हम इंजेक्ट करते हैं ज्यादा अमाउंट में, तो ये फास्ट काम करना शुरू करता है, लोडिंग डोज। पहला चीज जब हम खाते हैं ना, वो ब्लड के थ्रू से हर सेल तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगाता है और मात्रा भी कम हो जाता है। अगर आपने 100 ग्राम खाया होगा तो ब्लड में 80-90 ग्राम ही जाते हैं। सो लोडिंग डोज डेली डोज से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं कि 2 कैप्सूल, और हर सेल तक अगर हमने पहुंचा भी दिए। मान लो आज हमारे बॉडी में फॉर एग्जांपल 1 करोड़ सेल हैं और इन तक हमने एनएमएन पहुंचा दिया। इस 1 करोड़ सेल में से 10-20 लाख सेल आज ही मर जाएंगे, तो उसके बॉडी में जाके फायदा नहीं दे पाएगा। कुछ सेल कल मर जाएंगे, कुछ परसों मरेंगे, यानी अगले 100 दिन तक हर रोज कोई ना कोई सेल मर जाएगा। तो आज एक ऐसा सेल हो सकता है जिसके एनएमएन मिला, वो अगले 100 दिन तक जिंदा रहेगा और इस 100 दिन के साइकिल में ये अपने आप को सुधारेगा भी, ग्रोथ भी करेगा, डेवलपमेंट भी करेगा, वेयर एंड टियर भी करेगा। लेकिन जेनेटिक म्यूटेशन मॉडिफिकेशन इतने हो चुके हैं कि हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते जिस सेल का जन्म आज हुआ उसके सारे डीएनए के फंक्शंस नॉर्मल हैं, उसके जीन्स में उसके सारे जीन्स अच्छा काम कर रहा है। तो हर एक सेल के सिर्फ एक जनरेशन को भी अगर आपने एनएमएन दिया तब भी आप एश्योर नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट 3 से 4 जनरेशन, यानी 300 to 500 डेज, एवरेज सेल का साइकिल मान लो 100 डेज, एटलीस्ट 3 से 4 साइकिल आप ले लो, 300 to 400 डेज तक हमें देना पड़ेगा। क्लियर है सर? यस सर। उसके बाद क्या कुछ दिन के लिए बंद कर सकते हैं? बंद नहीं करना है, मतलब 1 साल तक आपने सारे सेल तक एनएमएन पहुंचा दिया, सारे सेल अभी सही एक्टिविटी करना शुरू करेगा। लेकिन सेल की जो नॉर्मल कैपेसिटी एनएमएन को बनाने का, वो नेचुरल प्रोसेस से ऑलरेडी कम हो चुका है। उसके बाद कुछ दिनों तक कंटिन्यू करने के बाद आप फ्रीक्वेंटली या फिर बीच बीच में ले सकते हैं। नहीं तो डोज मेरा कम कर मेरा सर ये डोज कम कर रहमान सकते हैं, सर- करेक्ट। 1 साल तक 2-2 कैप्सूल रहमान लिए सर, जी। मेरा सवाल ये था कि सपोज एक 45, 50, 60 एज का पर्सन, सपोज मान लेते हैं 400 डेज ले लिया, राइट? तो वो Right. जो डैमेज होने का जो रेशो था, जो भी आउट ऑफ 10 में जितना भी, तो उसमें कितना वो रिकवरी कर सकता है, ये मेरा सवाल था। ताकि पहला साल आप ये मान लो, 1 साल, 60 साल का लो, 50 साल का लो, 1 साल जब आपने एनएमएन एनएडी दिया, पहला चीज आप क्लेम कर सकते हो, बोल सकते हैं कि अभी जो बॉडी में सेल्स है इस वक्त 1 साल के बाद सारे सेल्स में एनएमएन एनएडी भरपूर मात्रा में है आज के टाइम पे 1 साल के बाद। तो Okay. अभी से जो सेल्स बनेंगे उसमें से एक भी सेल खराब, डैमेज, जेनेटिकली मॉडिफाइड म्यूटेशंस वाला नहीं बनेंगे। और इस 1 साल के दौरान जब सेल में एनएमएन लगभग अच्छा अमाउंट का बनने लगा था, तो इस 1 साल के दौरान में भी बॉडी के बहुत सारे डीजेनरेटिव डिसऑर्डर धीरे धीरे रिवर्स होने लगेंगी। तो इस 1 साल में स्किन में आपको चेंजेस दिखेगा, एनर्जी लेवल में चेंजेस दिखेगा, हार्मोन, एंजाइम की मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट, इनके प्रोडक्शन, इनमें आपको चेंजेस दिखेगा। 1 साल तक 60 साल के इंसान में जितनी भी बीमारियां होती है, काफी सारे बीमारियों में आपको सुधार भी दिखेगा
और थोड़ा हद तक वो अपने आप को ना ज्यादा एनर्जेटिक, एटलीस्ट ये बोल पाएगा मैं 5-10 साल ज्यादा यंग फील कर रहा हूँ। दिखने में, महसूस करने में, बीमारियों के मामले में 5-10 साल यंग फील कर सकता है। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। सर्टविन के 12 जीन्स है, जो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर के सर्टविन जीन्स है, वो जो NMN NAD से एक्टिवेट होते हैं, वो सेल को रिपेयर करने में मदद करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में, ब्रेन और हार्ट के लिए अच्छा है। अगर NAD कम हो जाएगा तो ये सारे ऑर्गन्स कमजोर हो जाएंगे। सो इसी तरह से हर एक सर्टेन जीन्स आपके बॉडी में ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं, जिससे आप कह सकते हैं एज रिवर्स। जैसे इस लेडी की फोटो में आप देखोगे, लेफ्ट साइड का यंग है, राइट साइड का ओल्ड है। सो इन द लॉन्ग रन आप इस तरह से एज को रिवर्स करने में हेल्प कर सकते हैं। कुछ कारणों से अगर NMN NAD आपके बॉडी में कम है किसी कारण से, तो आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम बढ़ेगा। जॉइंट्स में स्वेलिंग होगी, पेन होगा, मूवमेंट करने में दिक्कत होगा, स्किन में रिंकल्स बढ़ेंगे, बाल सफेद हो जाएगा, पतले हो जाएंगे, ज्यादा झड़ेंगे, डाइजेशन, लिवर की फंक्शन कमजोर हो जाएंगे, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, और कुछ चीजें जैसे हार्ट की फंक्शन कमजोर हो जाएगा, लिवर की फंक्शन कमजोर हो जाएगा, किडनी फंक्शन कमजोर हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स बनेंगे और कुछ ऑर्गन के फंक्शंस कम हो जाएगा, मेमोरी, ब्रेन फंक्शंस कम हो जाएगा। सो NAD आप देखोगे बॉडी के हर एक ऑर्गन फंक्शन के साथ कनेक्टेड है। और अगर हमने इसमें NAD देना शुरू किया तो जैसे विवेक जी ने पूछा ना, 1 साल में ये सारी चीजें रिवर्स होना शुरू होगा। जॉइंट स्टिफनेस कम हो जाएगा, रिंकल्स कम हो जाएंगे, बालें भी सफेद हो सकती है, डाइजेशन अच्छा होगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, हार्ट फंक्शन बढ़ेगा, लिवर फंक्शन बढ़ेगा, किडनी फंक्शन बढ़ेगा, मेमोरी फंक्शन बढ़ेगा। और NMN NAD इकलौता चीज नहीं है, इसके साथ हमें हेल्दी हैबिट्स, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज हमें सिखानी है। रेगुलर एक्सरसाइज, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कैलोरी को रेस्ट्रिक्ट करना है। उस दिन मैं शायद बात कर रहा था, ग्लाइकेशन एक प्रोसेस है जिससे हमारे सेल बूढ़े होते हैं, और ये ग्लाइकेशन का प्रोसेस सबसे ज्यादा तेज होता है ग्लूकोज के कारण। सो ग्लूकोज को हमेशा कंट्रोल में रखें। आप जब एक चिकन को कुक करते हैं, चिकन पिंक कलर का होता है, कुकिंग करते करते ब्राउन हो जाता है, डीप ब्राउन होता है, वो ग्लाइकेशन है, और ये ग्लूकोज से बहुत फास्ट होता है। हमारे बॉडी में भी वही होता है। सो कैलोरी, ग्लूकोज की जो मात्रा हम लेते हैं उसको बिल्कुल कम से कम करें। न्यूट्रिशन में विटामिन और मिनरल्स वाला फूड हमें ज्यादा लेना चाहिए, खास करके विटामिन B3 वाला फूड जो एवोकाडो, डेयरी, फिश और नट्स में मिलते हैं। रेसवेट्रॉल, क्यूरक्यूमिन, इस तरह के बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी के फंक्शन। रहमान सर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। यानी कि कार्ब अगर ज्यादा हम इनटेक कर रहे हैं तो NMN के साथ में अगर हमने हमारा कार्ब 1 अगर पैरेलली अगर हमने उसको कंटिन्यू रखा तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, फिर एडिशनल बोल सकते हैं। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। जैसे मान लो आप 100 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट ले रहे थे, और 100 ग्राम में से 15% हम हमेशा ज्यादा लेते हैं, 20%, 25% इंडियंस लोग ज्यादा लेते हैं, जो स्टोर होगा जाके, वो नॉर्मल प्रोसेस में इंडियन लोग खाते हैं। अब आपके बॉडी में 100 ग्राम के कार्बोहाइड्रेट से जितना एनर्जी बनती थी, NMN से 100 ग्राम के कार्बोहाइड्रेट से उससे ज्यादा एनर्जी बनेगी। अब पहले भी 15, 20, 25% कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते थे, उसके ऊपर से एनर्जी और बना, तो ज्यादा एनर्जी बना, स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को कम भी करेंगे तब भी आपको NMN की थ्रू से एनर्जी ज्यादा मिलेगी। से फॉर एग्जांपल आप 100 ग्राम से आपको जितना एनर्जी मिलता था, 50 ग्राम खाना भी खाओगे आप, कार्बोहाइड्रेट लोगे, तो NMN की थ्रू से उससे ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। और एक चीज और बता दूं, हमारे बॉडी में जो कैंसर सेल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा भूखे सेल्स होते हैं, उनको हमेशा ग्लूकोज चाहिए। हम जितना कार्ब्स लेंगे उतने ज्यादा कैंसर सेल्स बढ़ेंगे। सो न्यूट्रिशन में फूड्स जो विटामिन B3 ज्यादा मिलते हैं वो लेना चाहिए, जैसे रेसवेट्रॉल, कुरकुमिन। सप्लीमेंट्स में NAD वाला, जैसे NMN NAD वाला। NMN जब हम लेंगे वो टूट के NAD बनेगा, और हमने इसमें NAD भी डाला, यानी हमने दोनों चीजें डाले। NAD जाके डायरेक्ट काम करना शुरू करेगा, और NMN इज ए रिजर्व स्टॉक। जब NAD खत्म हो जाएगा तो NMN में NAD में कन्वर्ट होकर आपको बॉडी को फंक्शन देगी। एंटी एजिंग के लिए स्ट्रेस को कम कर। जी, इसको फिर से रिपीट करिएगा।
मैं कई बार से नहीं समझ पा रहा था कि ये एनएमएन एनएडी दोनों क्यों डाला, जब हमारा एनएडी ही काम करता फिर एनएडी दे देते, फिर एनएमएन क्यों देते हैं हम अलग से? ओके, इसको समझाने के लिए आप लोगों को एक कन्वर्ट आसान करेगा। जी एक आसान चीज और समझाता हूँ। जैसे हमने थायरो-1 के बारे में आपको कहा था, उसमें 2 हार्मोन्स होता है जो बॉडी बनाते हैं, T3 T4। ठीक है। T3 हमारा मेन हार्मोन है, वो बॉडी में जाके फंक्शंस करती है, और T4 रिजर्व है। जब T3 खत्म हो जाएगा तो सेलेनियम की मदद से T4 T3 में कन्वर्ट होकर बॉडी में काम करेगा। इसे रिजर्व स्टॉक, यानी ओके। आप अपने बॉडी में जितना NMN चाहिए, जितना NAD चाहिए, जितना NAD चाहिए आपने उतना दे दिया। अगर ये खत्म हो जाएगा तो NMN को ये कन्वर्ट करके अपने लिए यूज करेगा। जब नहीं चाहिए तो रिजर्व में रहेगा। जैसे हमने क्वार्टसी में एस्कॉर्बिक एसिड के अलग अलग फॉर्म डाले, वो अगले 24 घंटे तक धीरे 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 विटामिन जी में कन्वर्ट होकर बॉडी को लगातार सप्लाई देता रहेगा। इसका मतलब है सस्टेन रिलीज और डिले रिलीज के लिए हमने NMN भी ऐड किया है। जब तक तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमने NAD प्लस दिया जो इमीडिएट काम करेगा, यस, हमने NMN दिया जो बाद में NAD में कन्वर्ट होगा कम पड़ा तो, करेक्ट, और हमने विटामिन और प्लस हमने विटामिन B3 भी डाला। यदि NMN भी खत्म हो गया तो बॉडी B3 को NMN में कन्वर्ट करेगा, NMN को NAD में कन्वर्ट करेगा, ऐसा? करेक्ट, B3 NMN, NMN से NAD बनता है, राइट? करेक्ट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक तरह से डबल स्टॉक दिया रिजर्व में कि विटामिन E भी कम हो तो विटामिन E भी ऐड किया, रिजर्व के लिए NMN भी ऐड किया, प्लस NAD प्लस डायरेक्ट भी दिया, ऐसा? बिल्कुल, यानी हमने इमीडिएट सप्लाई भी दिया और फ्यूचर में यूज करने लायक उसका एक प्रिकर्सर, यानी ये कन्वर्ट होके दूसरा जो फंक्शनल है NMN कन्वर्ट होकर NAD बनाएगा। सो प्रिकर्सर भी हमने डाला ताकि इमरजेंसी में वो आपको तुरंत NAD बना के दे। इन सप्लीमेंट्स के साथ, हेल्दी हैबिट्स के साथ हमें कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस भी करना चाहिए, जैसे स्ट्रेस को कम करें, साल में कम से कम 3 से 4 बार बेसिक रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड यूरिन करें, स्लीप हैबिट्स को बेहतर करें, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें, सोशली कनेक्टेड रहें, सोशल बिहेवियर हम अपने डेवलप करें, लोगों से मिलजुलते रहें, आइसोलेटेड बिहेवियर ना रखें। बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस से आप देखोगे, ये सारे आर्टिकल्स है, बुक्स है, जर्नल से जहाँ पे पब्लिश है ये सारे रिसोर्सेस, NMN NAD की मात्रा को रिस्टोर करता है। ये 2016 के एक आर्टिकल का है। एक और आर्टिकल में कहा DNA को रिपेयर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को बढ़ाती है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, हमारे जो हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाने के लिए पाइप्स होते हैं जिसको आर्टरी और वेन कहते हैं, वक्त के साथ वो भी बूढ़ा हो जाता है, वो कैल्सिफाइड हो जाता है, उसमें डायलेशन की पावर कम हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है और हमारा ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ा रहता है। उसको भी रिवर्स करने में मदद करती है NMN। ये मेडिकली प्रूवन है, आर्टिकल छपा था। तो इन द लॉन्ग रन, एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताना चाहूँगा, जो हमारी एक बीमारी है जिसको कहते हैं वेरिकोस वेन, लॉन्ग रन में यंग फ्यूल्स आप उसको भी ठीक कर सकते हैं कि वस्कुलर एजिंग और मसल एंडोरेंस को बढ़ाता है, और ये दोनों कमजोर होने के कारण आपके पैरों के ब्लड वापस नहीं आते, वस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो वेरिकोस वेन में भी ये लॉन्ग रन में काम करेगा। न्यूरो प्रोटेक्टिव, ब्रेन के डैमेजेस को रोकेगा। सो ट्रांस रिस्वर्टल के भी इतने सारे रिसर्चेस कहती हैं ये फ्री रेडिकल को बाहर निकालती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करती है। इस्केमिया का मतलब है अगर आपके बॉडी के किसी एक चीज में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो वो सेल मरना शुरू होगा। ये खास करके हार्ट में होती है, ब्रेन में भी होती है, इस्केमिक हार्ट अटैक कहते हैं उसको। ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण हार्ट के मसल्स मरने लगते हैं जब आपके कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो। तो मेडिकल साइंस कहती है ब्रेन में जब ऑक्सीजन कम होती है तो ब्रेन में भी इस्केमिया होती है, उससे स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस हो सकती है। सो ट्रांस रिस्वर्टल से साबित हो चुका है कि सेरेब्रल इस्केमिया को भी रोक सकती है। जिनको सीवियर हार्ट की प्रॉब्लम है उसमें ये मदद करेगा। हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है, इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ट्रांस रिस्वर्टल्स भी सर्टेन्स को एक्टिवेट करती है। NMN के साथ साथ ट्रांस रिस्वर्टल भी सर्टेन जीन्स 1 को एक्टिवेट करती है जिससे सेलुलर रिपेयर होती है। सो पेश है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फ्यूचर प्रोडक्ट जो फुल्ली लोडेड है, कुछ भी नहीं है जो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, एवरीथिंग इज लोडेड हियर। सो यंग फ्यूल अनोखा फॉर्मुलेशन है जिसमें हमने एजिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए सारे फॉर्मुलेशंस डाले, NMN NAD, एंटीऑक्सीडेंट के ब्लेंड्स अलग अलग, ओमेगा फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स, एक्टिव हर्बल ब्लेंड और पेटेंटेड इंग्रेडिएंट।
एविडेंस बेस्ड है। इन शॉर्ट में आपको समरी, इसमें अल्फा लिपिक एसिड, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, इकोसा पेंटोनिक, डिकोसा हेक्सानोइक, ये सारे हेल्दी ओमेगा है जो हार्ट, ब्रेन, स्किन और आंखों में काम करता है, साथ में सेल के मेम्ब्रेन में भी काम करता है। क्रोमोसोम के जो कॉर्नर्स है, टेल्स है, उसको भी शॉर्ट होने से रोकता है। ट्रांस रिस्वेरटॉल, ग्लूटाथियोन, कोएंजाइम Q10, ग्रीन टी, सेलेनियम एंड कंजुगेटेड सर एक सवाल लिनोलिक। था, जी, विक्रांत सर अक्सर एक बोलते हैं बात कंजुगेटेड फॉर्म में है, तो ये फॉर्म नहीं समझ में आया आज तक मुझे कि कंजुगेटेड फॉर्म क्या होता है। ये जो CLA है ना, हाँ, कंजुगेटेड लाइनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड। ठीक। हाँ, तो कंजुगेटेड क्या होता है ये फॉर्म? स्पेशल फॉर्म कंजुगेटेड क्या है? का, हाँ, कंजुगेटेड का मतलब होता है किसी चीज के साथ जुड़े रहना। ओके। अब फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे जो भी प्रोटीन है, आपने उसमें देखा होगा हाइड्रोलाइज्ड, और प्रोटीन के लिए हमने एक और शब्द यूज किया, पेप्टाइड। जो हाइड्रोलाइज्ड है उसको सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि हाफ कुक्ड है। ठीक है। पेप्टाइड का मतलब है प्रोटीन एक एमिनो एसिड है, उसमें कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, यानी और भी सिंप्लीफाइड प्रोटीन जिसको आसानी से बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। कंजुगेशन का मतलब है ये लिनोलिक एसिड है। लिनोलिक एसिड, जितने भी आपको लिनोलिक, ओलिक, इस तरह के चीजें मिलेंगी, वो फैट होता है। और ये जितने भी आपको फैट यहाँ पे दिख रहा है, ALA, CLA, EPA, DHA, ये सारे हेल्दी ओमेगा फैटी एसिड हैं, जैसे ओमेगा 3, 6, 9, ये सारे फैटिक एसिड है। अब ये आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। अब जब हम ये फैट्स को डिराइव करते हैं, जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिराइव करते हैं, किसी किसी सोर्स से लेते हैं, तो एनिमल सोर्स भी हो सकता है, फैट नेचुरल सोर्स भी हो सकता है, प्लांट सोर्स भी हो सकता है, ऑर्गेनिक सोर्स भी हो सकता है, वेजिटेरियन सोर्स भी हो सकता है। जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं नॉर्मल, मान लो हमने इसमें कॉन्जुगेटेड नहीं डाला, नॉर्मल डाला, तो उसमें उसके साथ साथ दूसरे फैट का डेपोजिशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे हमने कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड लिया और आपने दूसरे फैट वाला प्रोटीन भी या फिर फैटी सोर्स का खाना भी खाया, ठीक है। ये हेल्दी ओमेगा है। इसको अगर हम लोग कॉन्जुगेशन फॉर्म में नहीं लेते, हमने नॉर्मल ले लिया और उस वक्त या फिर उसके आगे पीछे आपने कोई दूसरा फैटी फूड खा लिया, तो उस फैटी फूड में मौजूद अनहेल्दी फैट भी बॉडी में डिपॉजिट होने का चांसेस बढ़ जाता है। जब हमने इसको कंजुगेटेड फॉर्म में लिया तो ये सिर्फ इसको एब्जॉर्ब कराने में मदद करेगी, अनहेल्दी वाला को इसके साथ में एब्जॉर्ब नहीं कराएगी। या ऑल अलोन है, जिसे हम लोग कहते हैं, जब आप क्रिल लेते हो, क्रिल खाने के साथ लेते हैं, तो ये दूसरे हेल्दी फैट को एब्जॉर्ब कराने में मदद करती है, ओनली द हेल्दी थिंग्स। सो ये अनहेल्दी को एब्जॉर्प्शन होने से रोकेगी। क्लियर है? ठीक। रहमान सर जी मैं आगे का सवाल पूछ रहा हूँ। प्लीज अभी पूछिए। आप प्रेजेंट कर रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, आप तो बता रहे हैं हम लोग प्रेजेंट करना शुरू करेंगे और इस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे अगर पब्लिक से। आप बता क्या करेंगे? और डिटेल, आप जितना डिटेल हो सकता है उतना डिटेल आप पढ़ाओ हम लोगों को। नहीं बताऊं सर, जितना सवाल आए बोलो सर, नोट करते चलो, लास्ट में बताएंगे। सवाल आना जरूरी है। सवाल एक पेपर पे नोट करते चलिए, और जैसे मीटिंग खत्म हो जाए बाथरूम करने जाइए, गूगल पे खोज के फिर आई बता दीजिए ये अखिलेश सर अच्छा बात बोला सर, नेट नहीं चलेगा बाथरूम में तो गजब हो जाएगा फिर। जितने पॉसिबल सवाल आ सकते हैं उसका हम लोग जवाब दे देंगे। इसके साथ इसका एक तरीका ये भी है सर कि हम जितना सिंप्लिसिटी के साथ लोगों को बता सके, स्लाइड में जो लिखा है सारा का सारा डिटेल एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, स्लाइड पे पढ़ लेगा। अब एक्सप्लेन मत करो, जैसे अभी अखिलेश सर ने पूछा तो मैंने बताया, हो सकता है क्राउड में से कोई सवाल, क्योंकि जब हम क्राउड के साथ जब हम शेयर करेंगे ना, तो इतना डिटेल में वो जो क्राउड है ना और उल्टा कंफ्यूज हो जाएगा, मेरा मानना है। मैं तो समझता हूँ थोड़ा बहुत हैवी हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बोला। बिल्कुल सही, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो आप लोग ना, जितने ये सब प्लीज कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे जितने लोग आप लोग हो ना, आप सभी लोग अपने आप को डॉक्टर ही मान लो। अभी से आप सर्टिफाई होने वाले हैं, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। मैंने अपने टेबल के सामने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के 5 बुक्स रखे हैं।
मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जब आप ये प्रेजेंट करने वाले हो उसमें से हो सकता है क्राउड में कोई डॉक्टर भी रह सकता है, हो सकता है उनके पास जानकारी ना हो, जैसे अगले सर ने पूछा, हो सकता है वो पूछे कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, पूछ सकता है कोई भी। सर नहीं एमबीबीएस तो BUMS वाले तो बन ही जाएंगे अब। बिल्कुल बनेंगे सर, और हम लोग कोशिश करेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिखाएं। कुछ क्वेश्चंस आएंगे और हमें उसके लिए तैयार रहना है, और इसके लिए हम इसको कर रहे हैं ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाए और लोगों को सही जानकारी मिले, और इससे आपका वैल्यू बढ़ेगा। आप लोग जब जवाब दोगे ना, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और एक चीज़ और है कि देखो, इसको सीखने के लिए ऐसा नहीं कि कंपनी सब कुछ सिखाएगी। मेरा मानना है कि हर इंग्रेडिएंट को गूगल पे डालिए और बेनिफिट ऑफ दिस, उसका फुल फॉर्म, प्रोनाउंसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे ही बोलने ठीक से नहीं आता समटाइम, अब NMN का फुल फॉर्म सीखने में लग गया बताओ 4 महीना मुझे। तो आपको उसको ना तोड़ के टुकड़ों में सीखो। जब गूगल पे कोई नाम डालोगे तो वहाँ पे प्रोनाउंस का ऑप्शन आता है, आप कोई शब्द लिखो और गूगल से बोलो स्पीक दिस, है ना, प्रोनाउंस दिस, तो गूगल से ऑप्शन 10 बार उसको प्ले करके 20 बार 30 बार सुनिए गूगल कैसे बोल रहा है। तो इस तरीके से नाम का प्रोनाउंस करना बड़ा जल्दी सीखना पड़ेगा कोई भी ट्रेनिंग लेने के पहले। तो जितने भी कठिन शब्द हैं इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में, स्पेशली इस प्रेजेंटेशन में, उन कठिन शब्दों को गूगल पे डाल के आपको बार बार प्ले कर करके सुनना पड़ेगा। कैसे नहीं समझ में आया फिर इन्हीं को फ़ोन करो, सर ये बोलने नहीं आ रहा था, बताओ कैसे बोलूँ। लेकिन जब हम मीटिंग में जाएं तो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसमें कंपनी को, तो कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस ट्रेनिंग को हम एनफ नहीं मानेंगे। इस ट्रेनिंग के बाद भी इस इंग्रेडिएंट के बारे में और नॉलेज हमें गूगल से या AI से लेना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो आपको अपना पर्सनल एफर्ट डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और सही बात है सर, और सबसे बड़ा तो कॉन्फिडेंस वहीं पे आ जाता है कि जो हमको ये समझ में आ जाए कि सामने जो बैठे हैं उनको तो हमसे कम नॉलेज है, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आप लोग कम से कम हमने तो ट्रेनिंग ली हुई है, उन लोगों ने तो नहीं ली। सीखना पड़ेगा 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 मॉलिक्यूल्स का, जैसे अखिलेश जी ने कहा, आप गूगल करो, थोड़ा डिटेल में जाए तो आपको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगी। यस सर, प्लीज सर, गो अहेड सर। ये जो दूसरे कैटेगरी ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, ग्लूटाथियोन है, कॉन्जम्क्यूटिन है। बस एक, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ रहमान सर जी। मेरा सर एक बस सजेशन नहीं, इसको आप समझ लीजिए। अगर हम जो ये मीटिंग कर रहे हैं ना, प्लीज अगर पॉसिबल हो सर नाइट में करें तो थोड़ा बेटर होगा। इतने कॉल अवॉइड करने पड़ रहे हैं, तो आगे का भी सेशन अगर दिन में ही होगा तो थोड़ा हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। तो प्लीज अगर इसको कैसे मैनेज प्लान किए थे, मैं कोशिश करूंगा उसको नाइट में करें। यस सर। दूसरे कैटेगरी ऑफ इंग्रेडिएंट जो है, ये सारे इंग्रेडिएंट, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, कोफैक्टर्स है। कोफैक्टर का मतलब है, जैसे हमने देखा NMN NAD 500 केमिकल रिएक्शन को करने में मदद करती है। सो ये इस तरह का केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे एंजाइम्स और कोफैक्टर की जरूरत होती है। तो इसमें से बहुत सारे कोफैक्टर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे सेलेनियम T4 को T3 में कन्वर्ट करती है, लाइक दैट। ये सर्टुइन्स को एक्टिवेट करती है और स्किन में ग्लो लाती है। थर्ड कैटेगरी ऑफ इंग्रेडिएंट जो हमने डाला, जो प्योर एंटी एजिंग है, NMN निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, MN और AD मोनोन्यूक्लियोटाइड, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड का कॉमन है दोनों में, एक मोनो है एक डाई है, और एक के आ गया एडेनाइन है। सो NMN एंड NAD, ट्राइमिथाइल ग्लाइसिन, कैल्शियम अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये आपकी एंटी एजिंग जीन्स को एक्टिवेट करती है, जो सर्टुइन्स हैं, DNA को रिपेयर करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को बढ़ाएगा, स्किन को बेहतर रखेगा। कोर्डिसेप्स, बायोपेरिन, जिंक और विटामिन B3, ये वाइटलिटी, एनर्जी और इम्यून सिस्टम को एनहांस करती है, और बॉडी की जो बीमारियों को रोकने का और अपने आप को रिपेयर करने का जो हीलिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाती है। क्यूरक्यूमिन, टेरोस्टिलबिन और बायोपेरिन, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। सो डॉक्टर डेविड ने सिर्फ NMN NAD का इस्तेमाल किया, और हमने यहाँ पे मल्टीपल ब्लेंड्स ऑफ अलग अलग कैटेगरी के इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, उसमें से काफी सारा पेटेंटेड भी है। सो आप कह सकते हो फुल्ली लोडेड एंटी एजिंग फॉर्मुलेशन, और ये सारे साइंटिफिक रिसर्चेस आप देख सकते हो। ये इंटरनेशनल जर्नल्स का पब्लिकेशन है, एल्सवेयर का है, दुनिया का सबसे मशहूर जर्नल है। वहाँ पे ये पब्लिश हुआ कि लंबे टाइम तक अगर हम लोग NMN लेते हैं तो आयु बढ़ सकती है, और ये एनिमल टेस्टिंग में पता भी चला है। एक रिसर्च आई थी, उसमें कहा गया कि निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड NMN अगर आप लंबे टाइम तक लेते हैं, एक्यूट एंड 90 डे सब क्रॉनिक डोजेस, यानी पहला कुछ दिनों तक आपने ज्यादा अमाउंट में लिया, उसके बाद थोड़ा कम अमाउंट में लिया, तो
चूहों में कैंसर नहीं बना। सो टू सम एक्सटेंट बेस्ड ऑन दिस रिसर्च हम कह सकते हैं कि लंबे टाइम में और सही डोजिंग में आपके बॉडी में एंटी कैंसर एक्टिविटी भी दिखाएगी। 2024 का यह रिसर्च था जहाँ पे NMN को पाया गया नॉन म्यूटोजेनिक, इससे कैंसर नहीं होता है, नॉन क्लस्टोजेनिक। सो 800 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दिया गया था रैट्स में और ये रिजल्ट उनको मिला। उस ह्यूमन ट्रायल्स का रिजल्ट भी यहाँ पे है, एंटी एजिंग का बेनिफिट्स लोगों में मिला है। सो ये आर्टिकल डेविड सिंक्लेयर का ही पब्लिश है, 3rd वाला जो ऊपर में है। इसमें ये भी पाया गया कि एंटी कैंसर है, एंटी एजिंग है, डिजीज को जैसे डायबिटीज को रोकता है, हार्ट की बीमारी को रोक सकता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर को रोकता है। सो मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स है, साथ में एंटी एजिंग भी है। और बहुत सारे स्टडीज है जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ये सेल्स को रीप्रोग्राम कर सकती है एजिंग को रिवर्स करने के लिए। फॉर एकदम एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। 100 दिन का एक सेल का अगर आयु है तो उसके न्यूक्लियस में सेल को यंग रखने का जो प्रोटीन बनता है, एंजाइम या हार्मोन जो बनता है, उसका नाम है लेमिने। अगर 60-70 दिन तक वो रहेगा तो आपका सेल हेल्दी है। उसके बाद प्रोजेरिन बोल के दूसरा हार्मोन बनने लगता है जिससे सेल बुरा हो जाता है। अब 50 दिन में प्रोजेरिन बनने लगा है जिससे सेल बुरे होने लगते हैं। तो यंग फ्यूल से या फिर NMN से, NAD से ये जो प्रोजेरिन बनने का प्रोसेस है, आप इसको डिले कर सकते हैं, यानी सेल को रीप्रोग्राम करके आपने इसको दोबारा से यंग में लेके चले गए। सो इस तरह से इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिसको रिलीज करती है, बहुत सारे प्रिकर्सर है, बहुत सारे कोफैक्टर है जिसको बना के सेल की फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑक्सीडेशन, सेल को यंग रखने के सारे कामकाज को बढ़ाती है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं। सो दिस इज द प्रोडक्ट वी प्रेजेंट टू यू। स्ट्रेस से प्रॉब्लम वाले लोग ले, जिनको एजिंग के इश्यूज है वो ले, 30+ से आप लेना शुरू करें। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वाले ले, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इस तरह के केसेस में आप ले सकते हैं। और इसका बेस्ट कॉम्बो माना जाएगा क्रिल, कोलाजन और अश्वान के साथ, साथ में मल्टीविटामिन। सो आज और डिटेल में नहीं जाते। आज का पार्ट जहां तक हमने कवर किया, आई होप एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आप सभी को मिल गया होगा। अब सर खाने का तरीका जी, यंग फ्यूल को सुबह खाली पेट, अखिलेश सर का जवाब दे लेता हूँ। किसके साथ ले सकते हैं सर? यंग फ्यूल का जो लेने का सबसे किसके साथ पूछा आपने? क्रिल बोला, अश्वावन बोला, और मॉर्निंग में एसिडिटी के साथ ले सकते हैं क्या? मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। इसका लेने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले कोई भी मेडिसिन, कोई भी सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, अगर आप खाली पेट में लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। जब भी कोई चीज़ हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाएगा, स्टोमक में से आगे बढ़ने के लिए उसको डिजोल्व होना पड़ेगा। टैबलेट है तो छोटे छोटे पाउडर में एसिड के साथ मिक्स होकर ग्रेन्यूल्स बन के आगे जाएगा। जब तक वो डिजोल्व नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप भर पेट में कोई कैप्सूल टैबलेट लेते हैं तो खाना हजम होने में जितना टाइम लगेगा तब तक वो कैप्सूल उधर ही रुकेगा। एम्प्टी स्टोमक में लेते हैं तो फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन फ्रूट जूस को हम फास्ट खाली पेट में लेने से अवॉइड करते हैं ताकि आपको गैस्ट्राइटिस की शिकायत ना हो। SBT से फ्रूट जूस है, जिनको गैस्ट्राइटिस है आप उनको शुरू में खाली पेट में लेने के लिए मना करें। दिस जनरल यंग फ्यूल आपको कंज्यूम करने के 40 मिनट के बाद से सेल के अंदर की एनर्जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा देती है। इसका मतलब है अगर यंग फ्यूल को आपने खाली पेट ले लिया, 1 घंटे के अंदर में आपकी बॉडी की एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और उस एनर्जी को बनाने के लिए बॉडी आपके सेल आपके बॉडी में डिपॉजिट फैट सोर्सेज को भी यूज कर सकती है। मान लो सेल एक कारखाना है, वो कारखाना का आपने चालू कर दिया, अब कारखाना को ईंधन चाहिए, ईंधन कहाँ से मिलेगा? बॉडी में जितने भी एनर्जी डिपॉजिट्स हैं। इसलिए कहते हैं NMN को ग्लूकोज के साथ ना ले, आप अवॉइड करें इसको। 2 घंटा 3 घंटा तक ऐसे ही काम करने दें ताकि बॉडी में डिपॉजिट चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज करें और एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। इस दौरान अगर हम लोग दूसरे फूड्स लेते हैं तो बॉडी दूसरे सेलुलर एक्टिविटी में एंगेज हो जाएगी। सो खाली पेट में 2 यंग फ्यूल ले लिए, 1-2 घंटे तक कम से कम कार्बोहाइड्रेट वाला आप ब्लैक टी ले सकते हैं, कम से कम कार्बोहाइड्रेट ले। उसके बाद 2 घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट करें, आप मल्टीविटामिन, क्रिल, अश्वावन इस तरह के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अभी नहीं लेना है।
किसको बताना? सर यंग फ्यूल के साथ कुछ भी नहीं लेना है, यंग फ्यूल खाली। हाँ, यंग फ्यूल का फ्री रखो, इसके साथ कुछ भी ना ले। एक चीज है सर, यंग फ्यूल में जो ट्रांस रेस्वेराट्रोल, जितनी स्टडीज को मैंने पढ़ा, जो भी मैंने चीजों को सुना है, ट्रांस रेस्वेराट्रोल फैट सॉल्युबल है और फैट के साथ ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो क्या वो एब्जॉर्ब होगा? बिल्कुल। इसमें आप देखोगे बहुत सारे विटामिन भी हमने डाले हैं ना। वो जो पहला चीज आपने देखा ना, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, इकोसा पेंटोनिक एसिड, डिकोसा हेक्सोनेट, ये सारे ओमेगा फैट्स है। ऑलरेडी फैट डाल दिया हमने उसके अंदर, तो उसी के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो क्या हम दो गोली क्रिल नहीं ऐड कर लें साथ में एनएमएन के साथ? 2 गोली एनएमएन 2 गोली क्रिल साथ में बेस्ट रहेगा। इसको हम लोग एम्प्टी स्टमक में लेते हैं और एक गैप रखते हैं 2-2.5 घंटे का, उसके बाद हम बाकी चीज लेना शुरू करें। हम सब इंडियन का जो बॉडी है ना 40 साल के एवरेज का, आप मान लो हमारे बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लोडेड है। तो सर बाकी जो सप्लीमेंट है वो ब्रेकफास्ट के बाद लेना चाहिए या पहले ही लेना चाहिए? यंग फ्यूल आप खाली पेट में ले, बाकी क्रिल वगैरह जो है आप खाली यंग फ्यूल ले लिया, 1-2 घंटे के बाद आपने ब्रेकफास्ट के लिए तब ले सकते हैं, या फिर 1-2 घंटे के बाद आप ये सारे ले लो फिर आप ब्रेकफास्ट करो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। खाली पेट अफवाह भी चलता है सर। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आप भूल जाओगे तो आप इसके साथ क्रिल भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, बट आइडियली रेकमेंड है कि इसको अलग रहने देते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेवल पे जा रहे हो, आप भूल सकते हो, आपके से याद नहीं रहेगा, मतलब फैसिलिटीज नहीं है, तो आप साथ में भी ले सकते हैं। सर मैं भी महाराष्ट्र के ट्रिप पे था, तो विवेक जी के यहाँ, कृष्णा जी के यहाँ, पूनम जी के यहाँ रुका हूँ अलग अलग दिन पे। तो वहाँ एक कल्चर देखा कि खाना खाने के साथ में पानी के साथ एक गोली थाली में रख के क्रिल मिल जाता था। ये लोग भी यूज करते तो थाली में ही क्रिल रख के, और हमें भी मिल जाता था। तो बड़ा अच्छा कल्चर लगा ये। करेक्ट। तो क्या खाना के साथ ही वो खा लेना सही है कि आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद रिकमेंड करें? क्रिल खाने के साथ लेना चाहिए। क्रिल में बहुत सारे, क्रिल इज ऑल हेल्दी फैट। ओके। क्रिल में सारे हेल्दी फैट है और कुछ और भी चीजें हमने इसमें ऐड की है। आप जो भी खाना खाते हो उसमें भी फैट है। अब हमारा अच्छे फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारे को फैक्टर चाहिए, एंजाइम चाहिए, या फिर कैरियर फैट चाहिए। सो क्रिल में जो फैट है वो आपके खाने में मौजूद दूसरे अच्छे फैट को एब्जॉर्प्शन में मदद करेगी। तो क्रिल खाने के साथ अगर लेते हैं तो आपका खाने में मौजूद अच्छा फैट भी साथ में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बढ़िया। रहमान सर, मेरा सर एक सवाल है, जो बीच में आप बता रहे थे कि इसका प्रोसेस इतना स्लो है, ठीक है, जो 400 दिन 500 दिन की हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम सर 2 कैप्सूल की डोज हम और बढ़ा भी तो सकते हैं ताकि प्रोसेस स्लो नहीं है। मैं साइकिल समझा रहा था काम कैसे करता है। हाँ, मतलब वो साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इतना वो साइकिल इतना स्लो है तो हम डोज को बढ़ा के उसको बोलते हैं ना कि उसको रिकवरी में और फास्ट हम मदद कर सकते हैं। डॉक्टर डेविड सिक्लेयर 1000 mg रोज लेते हैं, तो 4 गोली रोज खाइए, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अफोर्ड कर सके तो सिंपल अफोर्ड कर सकते हैं 4 कैप्सूल पर डे। सर लेकिन वहाँ पे विक्रांत सर जब आए थे ना, तो वो क्या बोले थे कि अगर आप 4 कैप्सूल खाते हो तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप 2 ही खाओ, ऐसा उन्होंने बोला था। इसके 2-3 एंगल्स है। पहला तो इंडिया में बहुत सारे लोग आईवी भी लेना शुरू किया, और एक आईवी में आपको 2500-3000 mg भी मिल जाएंगे, और वो मान लो बहुत हेवी अमाउंट का लोडिंग डोज है। ये आपके बॉडी में जाती है, आपके एनर्जी प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा देगी। ये एनर्जी अगर आप खर्च नहीं करोगे तो क्या होगा? सर मतलब अगर कोई जिम करता है तो उस केस में वो 4 गोली जैसे भी ले सकते, जैसे अभी पूनम मैडम ने कहा आप 4 भी ले सकते हो, लेकिन उतना एनर्जी आपको खर्च करना पड़े, नहीं तो फिर वो जाके स्टोर होगा। सर एक मैंने शुरू के दिन में क्या करता था कि मेरी थोड़ा दिनचर्या गड़बड़ है, तो मैं सुबह 6-7 जो उठता था 2 गोली खा के फिर सो जाता था। बिल्कुल भी कर सकते हैं आप। अलार्म लगा के उठो, रश्मि तो मैम भी करती है, अलार्म लगा के उठ के यंग फिर लेती है फिर सो जाती है, ये भी कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली खाली पेट रहे। हाँ, आपने मान लो सुबह का जनरेटर का स्टार्ट कर दिया, जनरेटर स्टार्ट करके सो गए फिर से। करेक्ट। तो एनर्जी को तो कंज्यूम नहीं, सवाल है कि एनर्जी तो हम कंज्यूम कर ही नहीं पाए, फिर उसने जनरेट करना शुरू किया, हम तो सोए पड़े वहाँ पे। नहीं मतलब अर्ली, जैसे ये एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगी, और वो एनर्जी हम सिर्फ मूवमेंट के लिए यूज नहीं करते, एक्टिविटी के लिए यूज नहीं करते, डाइजेशन में यूज करते हैं, हार्ट यूज करेगी, ब्रेन यूज करेगी, सेल अपने आप को डिटॉक्सिफाई रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज करेगी। यानी अदर देन बॉडी के मूवमेंट के अलावा भी एटलीस्ट 1400 किलो कैलोरी जो हमारा नॉर्मल रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है, उतना किलो कैलोरी तो वैसे भी चाहिए, उसमें भी मदद करेगा। वो तो अगर 2 से ज्यादा ले रहे हैं तब अपने को एनर्जी अलग से करना पड़ेगा ना। अब मान लो लिटरली मैं जी जी
2 मैं टेस्ट नहीं बता सकता हूँ अपने ऊपर में। मुझे लगभग 2-2.5 मिनट हो गया खाते हुए। तो आँख के नीचे जब 40+ होती तो यहाँ पे गड्ढे, यहाँ पे लाइनें आनी शुरू हो जाती हैं। ये लाइनें मेरी करीब 60% फिल हुई हैं। जो लाइनें विजिबल थी 60% घटी हैं, पहली चीज़। नंबर 2, मेमोरी में बड़ा अंतर आया है। अभी फास्ट 9 दिन का नवरात्र हूँ तो भी सब कुछ छूटा हुआ है, तो 19-20 का डिफरेंस समझ में आना शुरू हो गया है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे याद आ रही मीटिंग में, ट्रेनिंग में लोगों से बात करते करते, जो मैं भूल चुका था, उसके लिए गूगल करता था बार बार। वो साइंटिफिक नाम, कंपनी में लीडर का नाम, कंपनी के एमडी का नाम, ये सब थोड़ा दिक्कत था कि यार वो अरे कंपनी का नाम ऐसे करता था, ऐसे याद आनी शुरू हो गई थी। अब पिछले 7 दिन 8 दिन में हल्के सा 19-20 का अंतर फीलिंग आ रही है कि नहीं कुछ फिर से जो 7 दिन तक कुछ भी नहीं ले रहा हूँ तो हल्का सा लग रहा है कि नहीं यार ठीक है, हल्का सा नीट फील आ रही है। तो मेमोरी पे और इन 2 चीज़ें मुझे विजिबल अंतर। हालांकि मैंने 1-1.5 महीने से वो भी यूज किया है जो हमारी एल्गोथम का रेंज है, तो हो सकता है एल्गोथम का भी अंतर यहाँ पे आ रहा हो, लेकिन बट स्किन की क्वालिटी में प्लस ये लाइन में अंतर मुझे अच्छी खासी दिख रही है। 60% कम से कम अंतर दिखी है मुझे अपनी स्किन पे। एनिमल का जो रिजल्ट है सार्टिका पे भी आया है सर। सिर्फ 1 महीना एनिमल लेने से सार्टिका में रिजल्ट आया, सिर्फ यंग फूल लिया है। यंग फूल का आपके ऐसे बहुत और हेयर ग्रोथ भी बढ़ी है सर। जो होता नहीं कई लोगों का आगे से टकला हो जाता है, तो उसमें नए बाल आना शुरू हुए हैं सिर्फ 1 महीना लेने से। अभी तो ये 20 साल का रिसर्च और हमें पता चला कि 12 सर्टेन जीन्स एक्टिवेट होते हैं। आने वाला टाइम में हो सकता है और भी बहुत कुछ पता चले, क्योंकि ये बॉडी का वाइटल चीज है और इसी के बेसिस पे सेल जिंदा रहती है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। अगर 1 साल किसी ने लगातार यूज किया, हो सकता है उसके सारे सफेद बाल काले भी हो जाए। यस सर, मेरी टीम में होना स्टार्ट हो गया है। मेरी टीम में होना स्टार्ट हो गया। एक सर है, उनका 30 महीने से ले रहे हैं और काफी, मैं बोलती हूँ काफी बार उनके ब्लैक होने स्टार्ट हो चुके हैं। हमें मतलब ये एक अनोखा, इट्स अ मिरेकल, मैजिक। जैसे पैरासिटामोल को मैजिक ड्रग कहा जाता है, एनएमएन एक मैजिक मॉलिक्यूल है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। सर इसको कितना पहले सुबह सुबह कितना जल्दी ले सकते हैं, ताकि जितना ज्यादा हमको अंतर मिले कुछ, यानी मिल और इसके बीच में, तो कितना जल्दी ले सकते हैं? हमारा जो शरीर है ना, ये सन के साथ कनेक्टेड है। जब सूरज उगता है हमारा बॉडी का एक्टिविटी शुरू हो जाती है, इसलिए कहते हैं ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो सूरज उगने के बाद, सूरज उगने के टाइम से ही आप ले सकते हैं 5-6 एक्टिविटी बॉडी। समटाइम क्या है कृष्णा जी, विवेक जी, समटाइम मैं भूल जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि अब खाना खा लिया, निकल रहा है घर के बाहर, तो खाना खाना पड़ेगा। 2 से 3 बजे का वो टाइम होता है सबके लाइफ में, जो उसको भूख लगनी स्टार्ट होती है, पेट खाली होता है और कुछ खाने को चाहिए होता है। तो यदि सुबह नहीं ले पा रहे तो मेरे सबसे बेस्ट टाइम होता है 1:30 से लेके 2 के बीच में, जब आपका पेट 3 घंटे खाना खाए 3 घंटे हो चुका है, उसमें आप ले लीजिए। अगले 2 घंटे आपका फर्स्ट क्लास को काम करने वाला है, फिर ले सकते हैं। तो मेरे पास तो बेस्ट टाइम है वो। राइट। आप जो दिन की सुबह लो, आप जो दिन की सुबह लो, मान लो आपका जब पेट खाली होना चाहिए, पेट खाली रहे, अगले 2 घंटे खाली रखो। तो मेरे समझ से घर जब खाना खा के हम 10 से 11 बजे निकलें तो 2 से 3 बजे के बीच में वो टाइम आ जाता है जब मैं भूख लगती है, पेट हमारा खाली हो जाता है फिर से। तो इसको लेके पानी पी के या हल्का फुल्का कुछ जूस लेके काम। अच्छा, विटामिन, जैसे विटामिन सी के साथ में वो मरीन कोलाजन बहुत अच्छा माना जाता है हमेशा से, कि विटामिन सी मरीन कोलाजन एक साथ ले तो इस तरीके से बना सकते हैं। मेरा सर एक सवाल लास्ट था कि क्या हम सुबह जब एनिमल लेते हैं तो क्या मरीन कोलाजन घोल के उसी से खा ले? मेरीन कोलाजन में हम लोगों ने सुक्रालोज डाला है, ले सकते हैं वैसे, क्योंकि नॉन कैलोरिक है, ये कैलोरी नहीं देता। हालांकि चीनी से 600 गुना ज्यादा मीठा, लेकिन ये कैलोरी वाला नहीं है, नॉन कैलोरिक। आप ले सकते हो। जैसे आप लोगों के लिए, लीडर्स के लिए, आप लोग फील्ड में जाते हैं, सुबह आपके पास टाइम कम होता है, तो मिस करने से अच्छा है आप सुबह 2-3 चीजें साथ में ले सकते हो। नो इश्यू विद दैट, ले सकते हैं। मेरीन कोलाजन हो गया, क्रिल हो गया, अश्वा1 हो गया, ब्रेन 1 भी आप मान सकते हैं। ये सारी चीजें आप रहमान सर आप बेस्ट तो क्या हो सकता है वो बताओ, हम कैसे वो कॉम्प्रोमाइज आप मत बोलो। नहीं, ये ट्रेनिंग में बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो बताओ आप। ट्रेनिंग में बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। आप लोग हाँ नहीं, ये मैं अपने लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। बेस्ट क्या रिजल्ट होगा, बाकी हम कैसे उसको एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये हमारा लुकआउट है, लेकिन एटलीस्ट बेस्ट वे क्या है वो सुबह उठ के खाली पेट में आपने 2 एनएमएन ले लिया, 2 यंग फील ले लिया। 1-2 घंटे के बाद हल्का फुल्का जो भी आपको खाना पीना करना है, उसके साथ में आपने जो भी दूसरे आपके सप्लीमेंट्स वो साथ में ऐड करके ले लिया। और उस टाइम पे सबसे लेना सही रहता है क्रिल, ब्रेन 1, अश्वा1, ये 3 चीज आपने ले लिया। और शाम को एक बार और आपको कोई भी मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने
50 to 60% एवरेज जो रिक्वायरमेंट होता है उतना एक कैप्सूल में डाला है। तो शाम के टाइम में आपने फिर से एक विटामिन ले लिया या फिर ब्रेन वन ले लिया और साथ में आप क्रिल भी 2 बार ले सकते हो। सो इस हिसाब से आप अपने डे को प्लान करें। एक यंग फ्यूल को 1 साल के लिए मस्ट रखें। उसके साथ जो भी हमने चीजें यहाँ पे रखे हैं उसको दिन में 2 बार आप ऐड कर सकते हैं अपने फूड। और सर एक आखिरी सर सवाल, एक हमारा जो प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट हमारा फाउंडेशन प्रोडक्ट है एसबीटी से, ऑलमोस्ट हम सबको दे रहे हैं राइट, वो हम सुबह में ही देते हैं। तो एनएमएन और ज़्यादातर तो हम कर रहे हैं कि एसबीटीसी, एबीबीटी और कोलेजन, ये तीनों का पूरा मिक्स एक शानदार डिलीशियस एक जूस बन रहा है हमारा राइट। तो एनएमएन और इसके बीच में हम कितने टाइम का गैप रख सकते हैं? मुझे लगता है 2 घंटा अगर बोलेंगे तो लोग अगर कर पाते तो वेल एंड गुड है, नहीं तो 1-1.5 घंटा का गैप आप जरूर रखने के लिए बोले एटलीस्ट। ओके, मतलब एनएमएन ही यंग फ्यूल ही खाली पेट होना चाहिए, पहला एसबीटीसी नहीं होना चाहिए। जी करेक्ट। एसबीटीसी का मैं आप सभी को एक चीज बताऊंगा, आज के टाइम में ना आपको गैस्ट्राइटिस के लोग बहुत मिलेंगे जिनको एसिडिटी होती है। आप उनके एसबीटीसी एंटी स्टोमक में रेकमेंड ना करें शुरुआत के 10-20 दिन तक। उनको बोला आफ्टर ब्रेकफास्ट ले, और ये 15-20 दिन में उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा सही सलामत हो जाएगा, तब आप उनको बोलना भाई आप एंटी स्टोमक लेना शुरू करें। वैसे विवेक जी बता दूं कि मैं क्या करता हूं कि कभी कभी यदि मैं खाली पेट 2 एनएमएन और 1 अस्वा लेके जाता हूं जिम, तो बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आता है उस दिन। तो जिम जाना हो तो मुझे लगता है अस्वा 1 ऐड कर सकते हैं साथ में, मुझे ऐसा लगता है। सर क्या लगता है आपको? जिम जाने वाले लोग ऐड कर सकते हैं, आपको जिम करके मजा भी आएगा, तब थकोगे नहीं। बहुत मजा, 2-2 घंटे वर्कआउट करो पता नहीं चलता सर। तो जिम वालों के लिए तो प्रोटीन पाउडर से बेस्ट और क्या होगा सर? प्रोटीन वो तो आफ्टर जिम होता है भाई, तो मसल्स ब्रेक होते हैं उसको फिल करने के लिए होता है ना, तो प्रोटीन की अलग हो गई बात। एनर्जी को रही है, यदि आपको स्टेमिना चाहिए, एनर्जी चाहिए, बाद में जैसे रेस्टिंग होती है मान लो 1 मिनट का, आप 30 सेकंड में मन करेगा चलो फिर से कर लेते हैं 1 सेट, तो जो रिकवरी टाइम होती है वो घट जाती है। जो घंटे भर में आप थक जाते हो, 1.5 2 घंटे चली जाती है, तो वो मजा आता है। मतलब बता दूं कि मुझे लगता है कि एनएमएन और अस्वा 1 लेके कोई 3 महीने लगातार जिम चल जाए तो उसकी बॉडी में अच्छी खासी बदलाव, बॉडी में कट से नजर आनी शुरू हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। अस्वा 1 वेट भी बढ़ाता है क्या? मैंने महसूस किया है सर। वो आपको मसल को बिल्ड होने में मदद करती है, ब्रेन को रिलैक्स रखती है, आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और मसल को बिल्ड होने में, मसल ग्रो में मदद करती है। यहाँ सॉरी सर प्लीज सर। यंग फ्यूल को लेके जो लोग जिम में जाएंगे, आप देखोगे जिम में आजकल बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आते हैं। इसको लेके जिम जाने से उसको भी आप रोक सकते हो, चांसेस कम हो जाएंगे हार्ट अटैक्स के। ठीक है, बता दूं जो सर बोल रहे थे कि निशा के मसल्स के लिए, जब आप मसल बढ़ता है ना, पतले मसल्स बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, लेकिन आपका फैट नहीं बढ़ेगा। मसल जितना बढ़े उतना अच्छा होता है बॉडी के लिए, तो मसल बढ़े चलेगा, मसल मास बढ़ना चाहिए और फैट घटनी चाहिए। तो यंग से अस्वा से ये फायदा मिलेगा कि आपको फैट नहीं बढ़ेगा, मसल्स में अंतर आता है, ये अच्छी बात है। लेकिन तो वेट का कोई दिक्कत नहीं। जब अश्वा लेना शुरू करती हूँ, जैसे फील्ड पे रहती हूँ तो कई बार वीकनेस फील होती है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है, अश्वा लेना शुरू करती हूँ सर, 1 हफ्ते में मुझे अपनी बॉडी बहुत भारी महसूस होने लगती है, तो मुझे लगता है मेरा वेट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, ऐसा नहीं है। उससे बाबा रामदेव का जाओ, थोड़ा योगा होगा आधे घंटे, वो भी ट्राई करो। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सर एक सवाल, मसल डिस्ट्रॉफी में क्या यंग फ्यूल काम करेगा? हम क्लेम तो नहीं कर सकते, प्रतिक्रिया है यहाँ पे। प्रतिक्रिया हमने किसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक प्रोडक्ट दिया था, आपने कहा था अच्छा रिजल्ट मिला है, शेयर करेंगे थोड़ा? जी, मसल डिस्ट्रॉफी में उनको ना पहले जो स्टिफनेस रहती थी या जो बैठ नहीं पाती थी, वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती थी, उसमें काफी हद तक चेंजेस आए। हालांकि हम लोगों ने अभी उनको सजेस्ट करा है, जैसे उस दिन आपने बताया था A9 ऑन्को भी जी, बिकॉज क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, करेक्ट, तो उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। मस्कुलर हमारे टीम में कार्तिकेय जी हैं। कार्तिकेय जी की मदर की उम्र लगभग 65 से 68-70 साल के आसपास। उनकी समस्या ये थी कि मॉर्निंग में सुबह बेड से उठ नहीं पाती थी। कई बार सुबह आप लोग देखे होंगे कि उठने के लिए सहारा लेके उठना पड़ता है, जब कुछ देर आप चलेंगे थोड़ा सा बॉडी हीट हो जाएगी, देन आप रिलैक्स हो जाते हो। तो उनको सुबह से बेड से उठाने के लिए कोई लगता था और वो चल नहीं पाती थी 5-7 मिनट के लिए, तब तक बस वैसे ही वार्म अप होता था उनका। यंग फ्यूल लेने के लगभग 8 से 10 दिन के अंदर में अपने आप उठना शुरू कर दी, वो आराम से नॉर्मली चल रही हैं। यंग फ्यूल उन्होंने पहले मदर को दिया था और 7 to 10 डेज लगा था उनको रिकवरी आने में, कि वो जो उठ नहीं पाती थी अपने से उठना शुरू कर दी। तो ये एक रिजल्ट है, ये भी आप
यूज कर सकते हो ये अपने। सर अभी एक मैजिकल टेस्टिमनी और आने वाली है। एक लड़का है सर छत्तीसगढ़ से ही, और 10-12 साल का है, और बाई बर्थ सर वो मंद बुद्धि है। उनको ब्रेनमन दिया है, अभी देने के 4-5 दिन के अंदर अभी उनको 10% रिकवरी दिख रही है। मंद बुद्धि के केस में बता रही हूँ, बाई बर्थ। यंग फ्यूल का अभी आज है थोड़ा रिजल्ट, तो मैं टेस्टिमनी शेयर करूंगी। जो लोग कमजोर रहते हैं, से 60 के आसपास के लोग, 50 के आसपास के लोग बहुत ज्यादा थकान, कमजोर महसूस करते हैं, उनके बॉडी में आपको यंग फ्यूल का रिजल्ट ना 3-4 दिन में बहुत अच्छा दिखेगा। वो बहुत तेज आएगा। हाँ, एनर्जी प्रोडक्शन और इतने जल्दी समझ में आ रहा है। जैसे सही है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोबारा हम इसको करेंगे, जैसे आप लोगों ने कहा रात को करें। विल ट्राई 7 तारीख का प्लान है, हम लोग इसको रात को करने की कोशिश करेंगे। आप लोग 13, 20 और 27, 3 संडे आता है, या फिर जो भी डेट आपको सही लगता है, आप खुद अपने टीम के साथ अपने एरिया में इसको करने की प्लान करें और डेट हमारे साथ शेयर करें। और इस प्रोग्राम को करने के लिए शानदार तरीके से एक इन्विटेशन लेटर बहुत सारे डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, और सारे प्रोमोशनल टूल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप सब इस प्रोग्राम के लिए अपने आप को सर्टिफाई कर लें। देन आने वाले टाइम में जैसे वेट मैनेजमेंट का है, गट हेल्थ है, ये सारे चीज़ों के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। सो एक कह सकते हैं इससे काइंड ऑफ नया फील्ड है आपके लिए एक्सप्लोर करना। इतने सालों तक बिजनेस के आज अभी से आप लोग अपने आप को एक साइंटिफिक लेक्चरर के हिसाब से भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा हम अपने आप पे मेहनत करेंगे, और इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आती है, कोई भी सवाल आता है, कोई भी टर्म से रिलेटेड आता है, प्लीज गेट बैक टू मी। सो 2-3 दिन में आप लोग अपने एरिया का शेड्यूल भी बनाएं एंड शेयर विथ मी, और नेक्स्ट सेशन हम लोग 7 तारीख को करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दीजिएगा प्लीज ना। हाँ, मैं अभी तक रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं करके दे दूंगा। थैंक यू सो मच अंदर सेशन के लिए, पर मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा जो मुझे लगा शेयर करना चाहिए। ये डुप्लीकेबल का बिजनेस है, एक्सपर्टीज का बिजनेस कम है, डुप्लीकेबल का बिजनेस है। दैट इज व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। जब तक हम हमारे प्रोडक्ट्स के या हमारे जो कंटेंट है मेन, जिसको हम पंच बोल रहे हैं, उसके ऊपर हम वीडियोस 3 मिनट 5 मिनट का वीडियोस बना के नहीं डालेंगे, तब तक ये बॉटम लेवल तक डुप्लीकेट करना आसान नहीं होगा, हम जितने भी कुछ ट्राई कर ले। तो वी हैव टू वर्क वेरी फास्ट ऑन मेकिंग आवर वीडियोस रिलीज वेरी सून। जैसे अभी जितने भी आज ट्रेनिंग हुआ, बहुत शानदार ट्रेनिंग हुआ, पर क्या ये सभी चीज़ कॉपी हो पाएगा? नॉट पॉसिबल सर। क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस का आंसर हम देखिए बोलते हैं ना कि सेम चीज़ होना चाहिए, सेम होगा नहीं। कुछ चीज़ अखिलेश जी बहुत अच्छा बताएंगे, कुछ चीज़ मनीष जी अच्छा बताएंगे, कुछ विवेक जी अच्छा बताएंगे। अच्छाई के चक्कर में ना जो एक्सपर्ट आदमी बैठा होगा हमारे क्राउड में, उसको वो जवाब नहीं मिलेगा जो सवाल वो करेंगे, राइट? क्योंकि वही प्रेजेंटेशन जब विक्रांत जी देते हैं या इस्फाकुर जी देंगे, शायद उनके पास वो जवाब रहेगा जो हमारे पास 19, 20, 15 का रहेगा। उनके पास 20 का 20 जवाब होंगे, हमारे पास 12 होंगे। क्योंकि हमारी ये प्राइम प्रोडक्ट है, ये जो हम कर रहे हैं ना, मार्केट में किसी का पास नहीं है इस कंपोजिशन में, इस फॉर्मूला में। तो हमें वो जो मार्केटाइज का पॉलिसी है ना, हम अभी वहां पे बहुत पीछे है, उसमें थोड़ा हमें स्पीड अप करना पड़ेगा। वी कैन नॉट से दैट हम लोग कर रहे हैं, हमें इसको स्पीड अप करना होगा। वी हैव टू मेक द वीडियो सो दैट बॉटम के लोगों को फायदा जल्द से जल्द हो जाए। जब यही चीज अगर मैं 3 मिनट का वीडियो दिखा के अभी व्हाट इज ऑल अबाउट एनामिन क्या है, एनएडी क्या है, सर्टेन जीन्स क्या है, ये कैसे हमारे बॉडी में काम करता है, ये नहीं होने से क्या होगा और आज के डेट में क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, यही चीज अगर 5 मिनट ऑडिटेशन वीडियो चलेगा ना विथ ग्राफिक्स, आई थिंक विजुअलाइजेशन जो इफेक्ट है ना, वो खतरनाक बैठा है सबकॉन्शियस में जाके। जब एक आदमी बार बार देखेगा ना, खतरनाक बैठेगा। और हमें ये सेल्स, अभी जो सेल्स हम कर रहे हैं ना ये योंग का, वो 100x बढ़ जाएगा आफ्टर वी ब्रिंग द वीडियो। और हमें अभी एम्फेसिस देना है वो वीडियो लाने में, हमें और 2 महीना लेट नहीं करना चाहिए वो वीडियो के लिए, कुछ भी हो जाए। अखिलेश जी, वी हैव टू वर्क इट आउट विद द मैनेजमेंट टू ब्रिंग द वीडियो आउट सो दैट आवर सेल्स डोंट हैम्पर एज वेल एज आवर सेल्स इंक्रीज ऑल्सो, और इससे सबको फायदा होगा। बहुत अच्छा स्टेप है ये, हमें करना चाहिए एज ए लीडर, हम करेंगे इसको नो डाउट, बट आई हैव ए बिगर डाउट हियर दैट हम इसको डुप्लीकेट कर पाएंगे, क्योंकि जो जैसा प्रेजेंटेशन मुझे आता है शायद मेरे टीम को शायद पूरा नहीं आता।
राइट, इसीलिए हमारे जो हम जिसको भी प्रेजेंट करते हैं उसका लॉ ऑफ एवरेज अलग होता है और टीम जब प्रेजेंट करते हैं लॉ ऑफ एवरेज अलग होता है। सो ऐसा लोगों को लगना भी नहीं चाहिए कि ये लोग एक्सपर्ट है इसीलिए कर पा रहे हैं, बिकॉज इट्स ए डुप्लीकेबल बिजनेस, इट शुड बिकम ईजी, राइट। सो वीडियो कैन मेक थिंग्स वेरी ईजी, ये मेरा आई थिंक कंसर्न है। आई थिंक आप लोग एग्री करेंगे इसके साथ, और हमें इसका ऊपर फोकस करके काम करना चाहिए। बाकी सब सही है, वी विल वॉक इट आउट टुगेदर एज अ टीम। थैंक यू। वीडियोस भी अखिलेश सर कोई आइडिया है कब तक हम लोग कर पाएंगे? सर पूरी कंटेंट ऑलरेडी उनके पास में है। इनका एक्चुअल में इनकी प्रायोरिटी है हमारी वेबसाइट से लेकिन चीज़ों, जैसे आज अभी वेबसाइट पे ज्वाइनिंग पे मैसेज ईमेल कुछ नहीं जा रहा था, फॉरगेट पासवर्ड नहीं जा रहा था, तो आज वो कल अप्रूव हो गया था रात को, तो जैसे आज ईमेल सारा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ठीक वैसे ही तो अब कंपनी उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करी जो बेसिक हैं। तो आई थिंक कि ये इस महीने में थ्रू अप्रैल के ख़त्म होने से पहले आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सर हमारी वेबसाइट 20 को लॉन्च हो रही है ना, जैसा कि हम बोल रहे हैं। हम सब लोग उस पर लगे हुए हैं। अभी फिलहाल देखो, मीटिंग तो 20 को, लॉन्चिंग वाली मीटिंग तो 20 को हो गई कैंसिल आसाम की। मुझे ऐसा लगता है कि निशा यदि पूरी टीम तैयार हो, चले जैसे कि मान लो यूपी हो गई, बिहार हो गई, तो हमें लगता है यूपी से हम लॉन्चिंग शुरू कर देते हैं। 20 का डेट हम ले लेते हैं इधर के लिए सर। कर सकते हैं सर, बट